हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पांचवा पेपर हिंदी का पेपर है। 60 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए अपने को मिनिमम 24 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस वीडियो में हम सभी चैप्टर्स को ध्यान से समझते हुए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हुए कम से कम समय में उतना सफिशिएंट मैटर कवर कर लेंगे कि एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर हो जाए। तो हिंदी वाले पेपर के लिए ये एक वन शॉट क्लास रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और कमेंट बॉक्स को आप स्वाइप करेंगे तो आपको हाइप बटन दिखेगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने अभी तक के चारों वीडियोज यूट्यूब इंडिया टॉप 100 में ट्रेंड कर रहे हैं। हम सभी के लिए ये प्राउड मोमेंट है। और ये आपका पांचवा पेपर है हिंदी वाला पेपर, इसे भी आप हाइप जरूर करें। और आपका चौथा पेपर कैसा रहा है और ये क्लासेस आपके लिए कैसी आ रही हैं, सफिशिएंट है या कुछ कमियां हैं, तो फीडबैक आप कमेंट्स में जरूर देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज में मैं और इंप्रूवमेंट कर सकूं। हम सभी समझते हैं कि यार कोई परफेक्ट नहीं होता है, कमियां सब में होती है, पर हम लगातार कोशिशों के साथ में और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और सुधार अपने अंदर करेंगे। ये सारी बातें हैं तो कमेंट्स में आप फीडबैक जरूर से देंगे। और ये आपके हिंदी वाला पेपर अपडेटेड नोट्स के साथ में रहने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को मैंने पीडीएफ भेजी थी, चाहे व्हाट्सएप से भेजी हो या टेलीग्राम पर भेजी हो, तो जिन्होंने पीडीएफ ली थी तो आप एक बार हाई हेलो मैसेज कर लेंगे तो मैं आपको अपडेटेड पीडीएफ भेज देने वाला हूं। क्योंकि आप समझते हैं कि यार लगातार मैसेज रहते हैं स्टूडेंट्स के, फर्स्ट ईयर वाले भी सेकंड ईयर वाले भी, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि किसको क्लिक करके एक एक को देखना पड़ता है, तो वहां पर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, पूरा दिन ही लग जाएगा एक एक को भेजने में। तो ऐसे तो आपको जिनको भी पीडीएफ भेजी गई थी तो आप एक बार हाई हेलो मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप पे वहां पर, या फिर जो टेलीग्राम पर भेजी गई थी तो टेलीग्राम पर आप मैसेज करके अपडेटेड पीडीएफ ले लेंगे हिंदी वाले नोट्स के लिए। बाकी जिनके पास में पुरानी वाली है तो वो भी सफिशियंट है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पर अपडेट करते हुए थोड़ा सा उनको सीक्वेंस में थोड़ा सा उनको और सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट करके, और कुछ चीजें जो कम करनी थी, कुछ चीजें जो बढ़ानी थी, तो वो कुछ थोड़ा एडजस्ट किया गया है। बाकी चलिए शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से। तो आपने अच्छे से समझ लिया है कि हिंदी का पेपर अपना 60 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए अपने को 24 नंबर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। टोटल अपने को 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है हिंदी भाषा के उद्गम को लेकर के हम बात करेंगे। क्षेत्रीय और ऐतिहासिक विविधताओं को लेकर के पढ़ने वाले हैं, जो कि 5 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। दूसरा चैप्टर है हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में बात करेंगे, जो भाषा कौशल है उनके बारे में बात करेंगे, उद्देश्य और आकलन के बारे में बात करने वाले हैं। 5 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। थोड़ा आपको ध्यान से इस प्रकार से समझना है कि हिंदी का सिलेबस अगर आप बहुत अच्छे से तरीके से कवर कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 60 से 70% सिलेबस डिटो सेम है और कॉन्सेप्ट मेकिंग में आपके ईजी रहेगा आपको इंग्लिश में। फिर आपको बस ट्रांसलेशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, वो हम इंग्लिश वाले क्लास में बात करेंगे। अभी तो हम यहाँ पर हिंदी को थोड़ा अच्छे से तरीके से समझ लेते हैं। तीसरा चैप्टर है मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर के हम बात करने वाले हैं। 10 नंबर का चैप्टर है। इकाई 4 पढ़ना सीखना, ये 12 नंबर का चैप्टर है। पांचवा चैप्टर लिखना सीखना, ये 12 नंबर का चैप्टर है। छठा चैप्टर साहित्य का पहलू, 8 नंबर का चैप्टर है। और सातवां चैप्टर जिसमें भाषा की संरचना को लेकर के हम बात करने वाले हैं, वाक्य क्रिया विशेषण आदि के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये 8 नंबर का चैप्टर है। इस प्रकार से टोटल 7 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। 60 नंबर का पेपर है अपना और 24 नंबर पास होने के लिए चाहिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा शिक्षण और क्षेत्रीय और ऐतिहासिक विविधता को लेकर के बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है उद्गम को लेकर के। उद्गम किधर से होता है? सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य में अपने भावों, अपने विचारों को अपने समुदाय के साथ में, एक दूसरे के साथ में साझा करने के लिए साझा करना ही होता है। भाई आपको मेरी बात कोई समझानी है, मुझे कोई बात आपको समझानी है, आपको कोई बात मुझे समझानी है, तो हम अपने विचार, अपने भावों को साझा करेंगे। तो उसका माध्यम क्या है? भाषा है। बोल करके सांकेतिक भाषा या लिखित भाषा, मौखिक भाषा। तो अपने विचारों को दूसरे तक साझा करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ी और इस प्रकार से उद्गम शुरू हुआ। हम जानते हैं कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में मनुष्य छोटे छोटे समूहों, कबीलों में बटा हुआ था। जैसे कि अपने यहाँ पर हिंदी का लैंग्वेज का प्रचलन हुआ, उधर बाहर अंग्रेजी का प्रचलन हुआ, चीनी में चीनी लैंग्वेज का प्रचलन हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि अलग अलग लोगों का संपर्क आपस में नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे समुदाय, कबीले आपस में बटे हुए थे। तो उन अपने अपने समुदायों ने उनका अपना भाषा का जो विकास है ये भी अलग अलग किया। इसके लिए संकेतों, प्रतीकों, ध्वनियों आदि की भी सहायता लेनी पड़ती थी और भाषा के प्रयोग करने की निरंतरता में अनेक ध्वनि संकेतों का विकास हुआ। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, जैसे कि यहाँ पर अपने हिंदी का प्रचलन हुआ, बाहर उधर अंग्रेजी का प्रचलन हुआ, उधर चीन में चीनी का प्रचलन हुआ। तो अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज का प्रचलन क्यों हुआ? क्योंकि वो दूर दूर थे, आपस में उतना मेल जोल नहीं था। एक दूसरे से अलग अलग विकसित हुए होने के नाते एक दूसरे से अलग अलग विकसित हुए और इसके कारण ध्वनि संकेतों में विविधता आती गई। भाषा के परिवर्तनशील रूप के कारण ही भाषा को बहता नीर अर्थात बहते पानी के समान कहा गया है और अब धीरे धीरे एक दूसरी लैंग्वेज का आपस में प्रभाव भी देखने को मिलता है। ज्ञात तथ्यों के अनुसार विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से लगभग 12,000 भाषाएं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्र की है। अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 1100 भाषाओं के होने की जानकारी प्राप्त है। शेष भाषाएं एशिया व यूरोप महाद्वीप में बोली जाती हैं। ये कुछ डाटा आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। विश्व की सभी भाषाओं को मोटे तौर पर 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। भारोपीय, द्रविड़, चीनी, समेटिक, हामेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइड,
यूराल, अल्टाइक, B2, अमेरिकी, काकेशस, सुडानी, बुस्मैन, जापानी, कोरियाई, ये कुल 13 भाषा परिवारों में विश्व की सभी भाषाओं को बांटा गया है। और भारत की भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार ध्यान रखने हैं। एक तो देखिए जिन्हें क्या कहते हैं, बहुरूपीय भाषा परिवार कहते हैं, अंग्रेजी में इनको इंडो यूरोपियन भी कहा जाता है। तो भारत के भाषा परिवार आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। 4 भाषा परिवारों में भारत की भाषाओं को बांटा गया है, जिसे बहुरूपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको इंडो यूरोपियन भी कहा जाता है। बहुरूपीय परिवार, पहला नाम तो हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषा इसमें आती है। दूसरा है द्रविड़ परिवार, जिसमें दक्षिण की तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं आती है। चीनी परिवार है, जिसमें मिजो, मणिपुरी आदि लैंग्वेजेस आती हैं। आग्नेय परिवार है चौथा, जिसमें संथाली, मेघालय की खासी आदि लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये 4 भाषा परिवार आपको ध्यान रखने हैं भारत के अंदर। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, जब मन में भावों और विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं और सुन करके समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसी तरह जब मन के भावों अथवा विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं और पढ़ करके उनको समझते हैं, तो उसको लिखित भाषा कहा जाता है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में आप समझते हैं, पिछले पेपर्स में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर भी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अपने सारे पेपर एक दूसरे से सिमिलर हैं, काफी सारे टॉपिक आपको सेम सेम से देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। आप रिलेट कर पा रहे हैं सारी चीजों को। बच्चा अपनी माँ की गोद में रह करके जिस भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है, तो वह क्या है, उसके लिए मातृभाषा है। मातृभाषा है और वायु, जल एवं पर्यावरण की तरह ही मातृभाषा भी सहज सुलभ हो जाती है तथा उसे सीखने के लिए किसी औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, प्रॉपर एक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। यह ज्ञान प्राप्ति का सरलतम साधन रहता है। जैसे अपने को ही बचपन में माँ की भाषा, अपने घर परिवार की भाषा सीखने में कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़े हैं, क्योंकि हम दिन रात उसको सुन रहे थे और दिन रात उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। हमसे जो भी बातचीत करी गई मम्मी पापा के द्वारा या परिवार के सदस्यों द्वारा, तो वो उसी भाषा में करी गई है और हमने उन शब्दों को पकड़ा, धीरे धीरे उनको दोहराना शुरू किया और वर्ड बोलना शुरू कर गए। और मातृभाषा में तो हम जैसे औपचारिक तरीके की जरूरत नहीं पड़ी है, सहज ही सीख गए हैं। प्रॉपर एक ट्रेनिंग की जरूरत हमें इनमें नहीं पड़ी है। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है, ये बात क्लियर कर लेना है। और सामान्यतः जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर निवासी करते हैं, वह राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहलाती है। अपने यहाँ पर राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में प्रयोग आती है, तो उसे राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी क्या है, अपने यहाँ राजभाषा है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी भाषा के उद्गम को लेकर के। ऐसा माना जाता है कि हिंद शब्द फारसी भाषा का है, जो कि सिंध से बना है, जैसे कि संस्कृत शब्द से फारसी का हप्त बना है। सिंधु नदी के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को सिंध कहा जाता था। व्यापार की दृष्टि से ईरानी लोग भारत आया करते थे। ईरानी में सह को है बोला जाने के कारण ये यात्री सिंधु को हिंदू और सिंध को हिंद कहा करते थे। सिंध को हिंद कहा करते थे और यह शब्द बाद में पूरे देश के लिए काम में आने लगा और भारत को हिंद देश या फिर हिंदुस्तान कहा गया। और हिंद की प्रमुख जो भाषा है, ये हिंदवी या फिर हिंदी कहलाई। तो इस प्रकार से सै को, जैसे हिंदू को वो सिंधु, सिंधु को हिंदू कह रहे थे, तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि सै को वो है बोलते थे, उस प्रकार से सिंधी को हिंदी कह करके ये हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। और हिंदी के जो विविध रूप हैं, इनके बारे में भी आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है कि अपभ्रंश से विकसित हिंदी भाषा उत्तर भारत के 10 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में बोली और समझी जाती है। ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे। भाषाओं की विविधता, एक रूपता, क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए उनको 5 भागों में बांटा गया है। जो भाषा परिवारों में डिफरेंसेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 5 भाषा परिवारों में इनको 5 भागों में इनको बांटा गया है। तो देखिए 5 भाग कौन-कौन से हैं? एक तो पश्चिमी हिंदी, एक है राजस्थानी, एक है पूर्वी हिंदी और एक है पहाड़ी और एक है बिहारी। तो ये 5 भाषा ध्यान रखनी है आपको। पश्चिमी हिंदी में कौन-कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, बागड़ी आदि सारी लैंग्वेजेस आएंगी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आएंगी। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी और गढ़वाली और कुमाऊनी आएगी। और बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही आदि लैंग्वेजेस आने वाली है। वर्तमान में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। ये सारी बातें आप जानते हैं, समझते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास को लेकर के। हिंदी भाषा के विकास में आपको ध्यान रखना है कि कई सदियों में जाकर के हिंदी का यह रूप प्रतिष्ठित हुआ है। हिंदी का आरंभिक काल 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य, और मध्यकाल जो है ये 1500 से 1800 ईसा पूर्व, और आधुनिक काल 1800 से वर्तमान तक जो चल रहा है 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 खंड ध्यान रखने हैं।
और अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मानकीकरण क्या होता है। मानकीकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, छोटा सा टॉपिक है, इसे समझते हैं। किसी वस्तु की गुणवत्ता की वह स्थिति जिसके आधार पर वह वस्तु आदर्श के रूप में स्वीकृत या स्थिर हो मानक कहलाती है। मतलब कि एक वैलिड रहे, एक ऑथेंटिक आप इसे कह सकते हैं। तो आदर्श के रूप में अगर वो स्वीकृत की गई है तो उसको क्या कहेंगे, हम मानक कहेंगे। मानक होने का यही भाव मानकता कहलाता है। अतः किसी वस्तु के मनमाने ढंग से प्रयोग की प्रवृत्ति को रोक करके या नियंत्रित करके अनुकरण योग्य आदर्श स्थिति में लाने के लिए उसके विविध रूपों को आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके समान अभिलक्षणा से युक्त करना मानकीकरण कहलाता है। पूरे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर देना, उसको एक व्यवस्थित तरीके से कर देना, उसको वैलिड कर देना, मानक बना देना ही क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानकीकरण कहते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं मानकीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। आवश्यकता के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो भारत में एकरूपता लाने, सरलता लाने, अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने, भाषा में स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भाषा में मानकीकरण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति यदि भाषा शब्दकोश का स्वयं अपने दृष्टिकोण से प्रयोग करेगा तो अर्थबोध में कठिनाई आएगी। उच्चारण वर्तनी शब्दावली, व्याकरण और वाक्य योजना को मानक स्वरूप होना अनिवार्य है। भाषा को सरलता से समझने के लिए मानकीकरण आवश्यक है। तो भाषा को सरल बनाने के लिए मानकीकरण आवश्यक है। अब इसके पहलुओं को लेकर के बात कर लेते हैं। पहलू कौन कौन से हैं? देखिए, पहला पहलू है इसका, देश के स्तर पर आधिकारिक राजभाषा बनाने के लिए जैसे संस्कृत, तमिल, बांग्ला आदि के बीच हिंदी भाषा ने संघर्ष किया है और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। तो ये पहलू पहला ध्यान रखना है। राज्य स्तर पर कामकाज की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू का द्वितीय राजभाषा का दर्जा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तीसरा पहलू आपको ध्यान रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को स्थान पाने के लिए राजस्थानी संघर्ष कर रही है। इस तरह के संघर्ष में संथाली को सफलता मिल गई है। ये बातें ध्यान रखेंगे। और बात ध्यान रखेंगे कि स्थानीय भाषाओं में तथा विविध रूपों में से एक प्रतिष्ठित करने के लिए किसी एक भाषा को मानक बनाने का प्रयास चलता रहता है। जैसे कि राजस्थान में अन्य स्थानीय भाषाओं के बीच में मारवाड़ी के रूप को राजस्थानी भाषा के लिए मानक बनाने का संघर्ष जारी है। ये सारी बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के बारे में। छोटा टॉपिक रहता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने काफ़ी काम किया है। निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। यह निदेशालय देश विदेश के हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहा है। भाषी क्षेत्रों में द्वितीयक भाषा के रूप में पत्राचार से हिंदी पढ़ाने का कार्य भी करता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, कैसेट टेप आदि भी तैयार करता है और हिंदी क्षेत्रों के नव हिंदी लेखकों के लिए भी व्याख्यानमाला, प्राध्यापक, व्याख्यान यात्राओं, साहित्यिक संगोष्ठियों का आयोजन आयोजन करना, पुस्तक लेखन हेतु आर्थिक अनुदान देना, पुरस्कार देना, शब्दकोशों का प्रकाशन करवाना आदि सारे कार्य करे जाते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब इनको समझाने समझाने जैसा कुछ था नहीं, फैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा समझना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा को लेकर के। राजस्थानी भाषा में डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाड़ी, वागड़ी को राजस्थानी की मुख्य बोलियां इन्होंने माना है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ी को लेकर के। मध्यवर्ती जोधपुर, पाली, सिरोही तथा जालोर के कुछ भाग थोड़ा गुजराती प्रभाव भी देखने को मिलता है। नागौर एक हिस्से की शेखावटी प्रभाव देखने को मिलता है। बाड़मेर में थोड़े हिस्से में सिंधी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसलमेर में थली सीमा क्षेत्र में थोड़ा सिंधी प्रभाव देखने को मिलता है। बीकानेर, गंगानगर में थोड़ा पंजाबी व थोड़ा हरियाणवी प्रभाव देखने को मिलता है। चूरू में कुछ हिस्सों में हरियाणवी प्रभाव देखने को मिलता है और सीकर और झुंझुनू तक ये फैली हुई है। तो मारवाड़ी के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं मेवाड़ी के बारे में। तो मेवाड़ी के बारे में देखिए, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर तक फैली हुई है। वागड़ी की हम बात करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, थोड़ा गुजराती प्रभाव भी देखने को मिलता है इसमें। और ढूंढाड़ी की हम बात करते हैं तो केंद्र तो इसका जयपुर है, साथ में टोंक, बूंदी, कोटा में भी फैली हुई है। झालावाड़ के कुछ हिस्से सवाई माधोपुर और डीग में भी ये फैली हुई है। मेवाती की हम बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, उत्तर के सभी क्षेत्र में वांगरू का प्रभाव देखने को मिलता है। भाषा में ब्रज भाषा का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी की हम बात करते हैं तो मालवा अंचल की भाषा मेवाड़ व मध्य प्रांत के कुछ हिस्सों में ये फैली हुई है। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अपने पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है अपना हिंदी भाषा के शिक्षण के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य और आकलन को लेकर के पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर के लिए दूसरा चैप्टर रहने वाला है। हिंदी भाषा के शिक्षण के महत्व को लेकर के सबसे पहले हम बात करते हैं। राजस्थान में हिंदी अध्ययन का माध्यम है। हिंदी क्या है? अपने अध्ययन का मुख्य माध्यम है। इस दृष्टि से भी बच्चों को हिंदी का ज्ञान करवाया जाना आवश्यक है। यदि बच्चे का अधिकार भाषा पर नहीं है तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं कर पाएगा। भाषा ही चिंतन का आधार है और चिंतन द्वारा ही राष्ट्र का सही मायने में विकास कर सकते हैं।
व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास पहली बात तो। दूसरी बात, सामाजिक सांस्कृतिक एकता में सहायता मिलती है। तीसरी बात, शिक्षा प्राप्ति का मुख्य आधार है। तो ये महत्व के बारे में 3 बिंदु और कुछ बातें ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाषाई कौशलों का विकास हो पाता है भाषा शिक्षण से, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो पाता है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है अपनी उनमें सुधार आता है, संचार और संवाद कौशल विकसित हो पाता है, पठन रुचि, साहित्यिक अभिरुचि का विकास होता है, बढ़ती है, तार्किक और सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है, सांस्कृतिक और सौंदर्य बोध का विकास होता है, परिवेश सजगता विकसित होती है, बच्चों में सहिष्णुता, कला व सौंदर्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे इसके उद्देश्यों को लेकर के। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आकलन को लेकर के। अब देखिए उद्देश्यों को लेकर के हमने बात कर लिया है, महत्व को लेकर के हमने कुछ बिंदु समझ लिए हैं। अब यहाँ पर हम आकलन को लेकर के समझते हैं कि जो आकलन है ये सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है और सीखने का एक प्रोत्साहन भी देता है और माहौल तैयार करता है और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचने में मदद भी करता है। उसकी कमियों को बताता रहता है और कमियों में सुधार करके हम अचीवमेंट्स प्राप्त करते रहते हैं। अधिगम आकलन जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। आकलन का जो एक लाइन में अगर अर्थ कहना हो तो सीखने का साधन आप आकलन को कहेंगे। बच्चों ने क्या सीखा है? बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा है? अगर सीखा है तो कितना सीखा है? मात्र यह जाँच लेना ही आकलन नहीं है। आकलन तो वास्तव में बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, सिखाने में कौन से तरीके उनको आनंद दे रहे हैं और किन विधियों से उनमें झुंझलाहट या तनाव उत्पन्न हो रहा है, कौन सी विधियाँ उनके लिए लाभदायक नहीं है। यह सब जानना ही आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। आकलन करते समय हम ये बात ध्यान रखेंगे कि बच्चों ने क्या सीख लिया है, क्या नहीं सीखा है, कहाँ कमियाँ रही हैं, उनके बारे में हम जान पाएँगे आकलन करने से। कितना सीख लिया है, कैसे सीख पा रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ पर उनको कठिनाई आ रही है और क्यों कठिनाई आ रही है, सीखने में कौन-सी विधियाँ अच्छी रही है, कौन से तरीके अच्छे रहे हैं और कौन से तरीके खराब रहे हैं, कौन से तरीके अरुचिकर रहे हैं, जिसमें बच्चों को तनाव या फिर झुँझलाहट उत्पन्न होती है, तो उन सब का मेज़रमेंट, उन सब का मापन आकलन से हो पाता है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। भाषा के संदर्भ में आकलन के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। बच्चों की भाषाई समझ का आकलन एक तो, विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयुक्त इस्तेमाल करने के कौशलों का आकलन, भाषा की सौंदर्य को सराहा पाने की क्षमता का आकलन, ये सारी बातें आप यहाँ आकलन को लेकर के ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं बाल केंद्रित कक्षा में आकलन को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, अपन जैसे प्राथमिक लेवल पर ही टीचर बनने वाले हैं, 5वीं तक का टीचर बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे अपनी बातें रहने वाली है। तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा में आकलन किस प्रकार से आप करेंगे? बाल केंद्रित पद्धतियाँ इस्तेमाल करेंगे पहले तो। आकलन प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत, गति और सीखने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और इसको बहुत हम लचीला बनाएँगे, बच्चे को डाँटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है और सतत और सारगर्भित ये होता है। सतत का मतलब है कि लगातार लगातार मूल्यांकन होता रहता है, लगातार आकलन होता रहता है, लगातार उसकी प्रगति को हम ट्रैक करते रहते हैं और कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। और सारगर्भित ये होता है कि ज़्यादा लचीला भी नहीं करते हैं, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करते हैं, शॉर्ट में रखते हैं और बेसिक एक इंट्रोडक्शन के रूप में ही सारा काम रहता है। तो आप समझ रहे हैं कि छोटे बच्चों पर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आकलन की प्रक्रिया को लेकर के। विभिन्न भाषाई कौशलों का आकलन शिक्षक, सहपाठी और स्वयं सतत रूप से किया जाता है। एक तो देखिए शिक्षक के द्वारा आकलन किया जा रहा है, एक सहपाठी द्वारा आकलन किया जा रहा है और एक स्वयं हम खुद से जैसे स्वयं आकलन कर रहे हैं अपना तो वो बातें आ जाती है। शिक्षक द्वारा आकलन को सबसे पहले हम समझते हैं तो व्यक्तिगत कार्य के दौरान शिक्षक की बात को धैर्य से सुन कर के समझने का प्रयास किया गया, आत्मविश्वास से बात कही गई, तरह-तरह की सामग्री पढ़ने से रुचि दिखाई गई, पढ़ी गई सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई और कठिनाई आने पर शिक्षक की मदद भी ली गई। तो ये सारी बातें शिक्षक का जो कार्य रहता है व्यक्तिगत कार्य के दौरान उस बात को ध्यान रखेंगे। समूह में कार्य के दौरान की बात आती है तो दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना, आत्मविश्वास पूर्वक अपनी बात कहना, कार्य करने में पहल करना। लीडरशिप के गुणों की यहाँ पर बात हो रही है कि आप कामचोर ना बनें, आप थोड़ा अग्रणी रहें, विचारों में मौलिकता और नवीनता लाएँ, उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। ये सारी बातें आप समूह के लिए ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में सहपाठी समूह द्वारा बच्चे के प्रयास के आकलन बिंदुओं को लेकर के हम बात करते हैं तो अपनी बात आत्मविश्वास पूर्वक रखना, विचारों में मौलिकता और नवीनता लाना, उत्साहपूर्वक भाग लिया गया और कार्य करने में पहल भी दी गई। और बच्चे द्वारा स्वयं खुद का आकलन किया जा रहा है तो उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ करके, समझ करके फिर आप अप्लाई करेंगे। तो उनको निर्देशों का ध्यानपूर्वक से सुन करके समझने का उनको प्रयास करें। सामूहिक कार्य के दौरान सहपाठियों की बातों को धैर्य और ध्यान से सुनना और उत्तर देने में व्यक्तिगत आकलन में जल्दबाजी ना करके धैर्य से क्रॉस चेक उसको करके अच्छे से अप्लाई करना। दिया गया कार्य अपने आप किया गया है या नहीं किया गया है, समूह कार्य में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया गया नहीं दिया गया, ये सारी बातें आप
बच्चे के द्वारा स्वयं के आकलन के बारे में ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं भाषा रचनात्मक आकलन को लेकर के। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कक्षा कार्य, अंताक्षरी, सृजनात्मक लेख, वाद-विवाद, परिचर्चा, परीक्षा परीक्षा यहाँ पर बात आ जाती है और परियोजना, प्रश्नोत्तरी, कहावतें, मुहावरे, गृह कार्य, वार्तालाप, संवाद, आशुभाषण, कहानी मैपिंग, नाटकीकरण आदि सारे इसमें रचनात्मक आकलन के भाग हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाषाई कौशलों के आकलन को लेकर के, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? भाषा कौशल है, LSRW। आप इंग्लिश के लिए भी ध्यान में रखेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसके बाद में यहाँ आकलन के बिंदुओं को प्राथमिक स्तर पर 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो कक्षा 1 और 2 के लिए आकलन और एक कक्षा 3 और 5 के लिए आकलन। इनको दोनों को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं। इनका कारण को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इसमें सीखने की गति, स्तर और कुछ भिन्नता लिए होने से और शुरुआत में बच्चों को परिवेश, घर परिवार, वातावरण, चित्रों पर अधिक बात करनी होती है और जबकि आगे की कक्षाओं में बच्चा स्कूली जीवन से पूर्ण परिचित हो जाता है। देखिए, पहले तो बच्चे का स्कूल से जुड़ाव हम विकसित करेंगे, फिर बच्चा कंफर्टेबल होने के बाद में फिर उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर उसको अलग-अलग सब्जेक्ट के साथ में जोड़ेंगे। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आकलन, जो कि कक्षा 1 और 2 के लिए रहता है। उसके अंतर्गत क्या सारी बातें रहती हैं ध्यान रखने वाली। देखिए, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बच्चे के लिए बोलने और सुनने के भरपूर अवसर प्रदान करता है, उपलब्ध करवाता है और बच्चे के छोटे-छोटे समूह बना कर के गतिविधियाँ भी करवाई जाती है। गतिविधियों के दौरान बच्चों का सहयोग करते हुए उनकी बातों को गौर से सुनते हुए बड़ी ही सरलता से आकलन किया जा सकता है। आकलन के बिंदु कौन-कौन से होंगे? जैसे बोलने का हम आकलन कर रहे हैं तो भाषा की स्पष्टता है या नहीं है? बोलने के दौरान आत्मविश्वास है कि नहीं है? कल्पना कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा? तार्किक बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? मौलिकता है कि नहीं है? ये सारी बातें हम क्रॉस चेक करेंगे। पढ़ने की बारी आएगी तो चित्र पठन है कि नहीं है? अनुमान लगा कर के पढ़ने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ करके पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ने में प्रवाह है, स्पीड है कि नहीं है, तरह-तरह की सामग्री पढ़ने की उत्सुकता, इच्छा है कि नहीं है, क्यूरियोसिटी है कि नहीं है, नई-नई चीज़ें सीखने की, एक्सप्लोर करने की, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं लिखने को लेकर के, तो भाषा की स्पष्टता, प्रवाह है, भावों और विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता आदि सारी बातें लिखने को लेकर के आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अवलोकन को लेकर के हम बात करते हैं, तो बारीकी, अनुमान, कल्पना, तार्किकता ये सारी बातें इधर ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कक्षा 3 से 5 तक के आकलन के लिए आपको सेपरेट प्रश्न ऐसा आ सकता है कि आकलन कक्षा 3 से 5 तक के लिए विस्तार से बताइए क्या प्रक्रिया रहेगी या क्या विशेषता रहने वाली है, कैसा होता है? तो उसमें आप इन सारी बातों को मेंशन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पठन को लेकर के। पठन में आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकें पढ़ने व चुनने में दिलचस्पी, चयन में विविधता, पसंदीदा सामग्री ही पढ़ना, पढ़ते समय तरह-तरह की विधियों का इस्तेमाल जैसे कि महत्वहीन शब्द को छोड़ देना, संदर्भ के अर्थ का अंदाज़ा लगाना, अक्षरों को जोड़ करके अपरिचित शब्दों को पढ़ना, अर्थ व समझ के लिए पढ़ना आदि सारी बातें आप पठन में ध्यान रखेंगे। बात करते हैं लेखन को लेकर के, तो सहज और स्पष्ट अभिव्यक्ति को लेकर के बात आती है। लेखन में मौलिकता को लेकर के बात आती है। उद्देश्य को ध्यान में रख कर के लिखने को लेकर के बात आती है। पढ़ी हुई सामग्री को अपने शब्दों में लिख पाने को लेकर के बात आती है। विषय वस्तु के चुनने में हिस्सेदारी आदि सारी बातें यहाँ पर आ जाएँगी। अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो भाषा की स्पष्टता, सृजनशीलता, कल्पनाशीलता, संदर्भ के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग, मौलिकता, तार्किकता आदि सारी बातें यहाँ पर आ जाने वाली है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, तीसरा चैप्टर है अपना मौखिक अभिव्यक्ति, जो कि 10 नंबर के लिए ये चैप्टर रहने वाला है। मौखिक अभिव्यक्ति का सीधा अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को बोल कर के दूसरों तक पहुँचाता है, तो उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे कि मैं बोल कर के आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। बट अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो हमें ये इसको ई-लर्निंग कहेंगे। ये सारी बातें आपके 10वें पेपर में आने वाली है कंप्यूटर वाले में, तो उसमें बात करेंगे। अभी आपको मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में समझ लेना है, जिसमें हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहानी सुनाते हैं, भाषण देते हैं, समूह चर्चा करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति और उसके विकास के चरणों को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला है घर में विकास। घर में विकास किस प्रकार से होगा कि बच्चा सबसे पहले परिवार से भाषा सीखता है, अपने माता-पिता को देख कर के, सुन कर के, अपने परिवार के सदस्यों को देख कर के, सुन कर के, माता-पिता की बातें सुनता है, ध्वनियों की नकल करता है, धीरे-धीरे शब्द बोलना शुरू करता है और अपनी आवश्यकताएँ व्यक्त करना सीखता है। ये सारी बातें आप यहाँ ध्यान रखेंगे। घर में विकास होता है मौखिक अभिव्यक्ति का बच्चे की। माँ, पापा, पानी, खाना आदि शब्द सबसे पहले बच्चा सीखता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं परिवेश में किस प्रकार से बालक का विकास रहता है। तो आस-पास के लोग, मित्र और समाज बच्चे की भाषा को प्रभावित करते हैं। दूसरे
बच्चे दूसरों की भाषा का अनुसरण करते हैं, सामाजिक संपर्क बढ़ने से शब्द भंडार बढ़ता है, बोलने का आत्मविश्वास विकसित होता है और अगर समाज के लोग कोई बिगड़े हुए हैं तो बच्चे को बिगाड़ भी देते हैं भाई। घर का वातावरण अपना अच्छा है, घर परिवार के सदस्य अच्छे हैं तो बच्चे को अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छी बातें सिखाएँगे उसको और अगर परिवार व्यवस्थित नहीं है, समाज व्यवस्थित नहीं है, वहाँ पर थोड़ा इसी टाइप के लोग हैं, नशा करने वाले, आपस में गाली-गलौज करने वाले, तो बच्चा भी वैसी ही संगति सीखेगा। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे कि परिवेश का भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद में बारी आती है विद्यालय की। विद्यालय में विकास कैसा होता है? देखिए, विद्यालय मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का मुख्य केंद्र है। शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तर पूछ कर के, कहानी कथन से, कविता वाचन से, वाद-विवाद से, भाषण प्रतियोगिता आदि से बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। तो विद्यालय में इस प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से सारा काम होता है, लिखना सिखाया जाता है, सही शब्दों का चयन करके बोलना सिखाया जाता है, तो उच्चारण में शुद्धता वगैरह सारी चीज़ें। और अब हम दोस्तों बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हम कैसे कर सकते हैं, उसके चरण कौन-कौन से हैं। एक तो देखिए ध्वनि स्तर, छोटा बच्चा जो 1-2 महीने का है तो वो ध्वनियाँ ही निकालता है, अगर भूख लग रही है तो रोने लग जाएगा, कोई देख कर के उसको खिला रहे हैं तो हँसने लग जाएगा, तो वो ध्वनियाँ ही निकालता रहता है भाई। और शब्द स्तर पर जब एक-एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है तो साल 6 महीने का होने के बाद में वो टूटे-फूटे शब्द बोलना शुरू करता है, फिर वाक्य स्तर पर आता है, छोटे वाक्य बोलना शुरू करता है, संवाद स्तर पर आता है, फिर दूसरों की बातचीत करने लगता है, अभिव्यक्ति स्तर पर आता है, फिर उसके बाद में विचार स्पष्ट रूप से अपने व्यक्त करने लग जाता है। तो ये आपको 5 स्तर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के पहलुओं को एक प्रभावी वक्ता के रूप में। स्पष्ट उच्चारण मौखिक अभिव्यक्ति से सीधा संबंधित है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर मैं आपको गलत उच्चारित करके पढ़ाऊँगा, जैसे उच्चारण को कुच्चारण कह दूँ, शब्दों को हब्दों कह दूँ, तो आप समझ रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि शब्दों का सही और स्पष्ट उच्चारण ताकि अर्थ ठीक से निकल सके और आप ठीक से सारे विचारों को समझ सकें, भावनाओं को समझ सकें। उसके बाद में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा भी ज़रूरी रहती है कि शुद्ध शब्दों के साथ में शुद्ध भाषा भी ज़रूरी है। उचित गति न तो तेज़ न बहुत धीमा बोला जाए, आत्मविश्वास के साथ में बोला जाए, बिना किसी झिझक के बोला जाए और सही बात स्पष्ट करी जाए। तो ये सारी बातें मौखिक अभिव्यक्ति के पहलुओं में ध्यान आती है। इसके साथ में आपको 3 बात और ध्यान रखनी है। एक तो उचित प्रवाह, बात करते समय रुकावट कम हो, शब्द भंडार अधिक शब्दों का ज्ञान हो, भावानुकूलता, भाव के अनुसार आवाज़ और हाव-भाव का प्रयोग हो। ये सारी बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे इसके पहलुओं के अंतर्गत। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में त्रुटियों को लेकर के। उच्चारण संबंधित त्रुटियाँ आ जाती हैं बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में, जैसे कि श को श कहना या श को कच कहना। व्याकरण त्रुटियाँ, जैसे कि मैं जाता हूँ या सही है, मैं जाता है ये गलत है, मैं जाता हूँ सही है, तो इस प्रकार की व्याकरण त्रुटियाँ रह सकती है। शब्द चयन संबंधित त्रुटियाँ रह सकती है, गलत शब्दों का हम प्रयोग कर सकते होते हैं। झिझक और भय की बात आती है तो बच्चे सबके सामने बोलने से डरते हैं, तो ऐसे में फिर ये भी त्रुटि है। और अस्पष्ट अभिव्यक्ति, विचार अपने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाना, ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यार्थी शिक्षक की मौखिक क्षमताओं के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्पष्ट निर्देश देने की क्षमता, एक शिक्षक को निर्देश स्पष्ट और सरल भाषा में देने चाहिए, जैसे कि सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 20 खोलें, तो ये क्या है, स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो एक शिक्षक को स्पष्ट निर्देश देने की क्षमता आनी चाहिए, एक शिक्षक को सरल भाषा में कठिन शब्दों की बजाय सरल भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की क्षमता के बारे में पहला बिंदु आता है शब्दों और ध्वनियों से खेलना। तो यहाँ पर गतिविधियाँ कौन-कौन सी है, शब्द निर्माण, पहेलियाँ, तुकांत शब्द, ध्वनि पहचान आदि सब गतिविधियाँ कर सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा, एक तो भाषा का विकास हो जाएगा, शब्द भंडार में वृद्धि होगी और उच्चारण में भी सुधार होगा। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों को विचार व्यक्त करने के अवसर देने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, गतिविधियाँ कौन-कौन सी हम दे सकते हैं, तो कहानी कथन, भाषण, अनुभव साझा करना, समूह चर्चा, भूमिका निर्वाह आदि सारे काम हम करवा सकते हैं। अब इससे लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चों का, जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, झिझक समाप्त हो जाएगी, स्टेज पर खड़ा होना, अपनी बात को ठीक तरीके से स्पष्ट कर पाना, प्रेजेंटेशन तैयार कर पाना, वो सारी चीज़ें, संप्रेषण कौशल विकसित होगा, कम्युनिकेशन स्किल भी विकसित डेवलप होगी। ये सारी बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे, जो लाभ को लेकर के बातें ध्यान में रखी गई है। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन को लेकर के बिंदु आता है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन किस प्रकार से किया जाएगा। तो शिक्षक निम्न बिंदुओं पर ध्यान देता है, उच्चारण पर, भाषा की शुद्धता पर, शब्द भंडार पर, आत्मविश्वास पर, विचारों की स्पष्टता पर, बोलने के प्रभाव पर, तो इस प्रकार से ये आकलन के महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं। इसके बाद में आकलन के तरीके कौन-कौन से हैं, कैसे-कैसे हम आकलन कर सकते हैं, तो इसमें पहला तो है प्रश्नोत्तर विधि से विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ करके, भाषण विधि में किसी विषय पर बोलने को कह कर के, समूह चर्चा में समूह के विचार प्रस्तुत करवा करके, कहानी कथन में कहानी सुनने के लिए प्रेरित करके और साक्षात्कार में व्यक्तिगत बातचीत करके हम मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से अपना ये 3rd यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
चौथा चैप्टर है पढ़ना सीखना को लेकर के हम बात करने वाले हैं। 12 नंबर के लिए ये चैप्टर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर पढ़ना होता क्या है? पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लिखित प्रतीक, अक्षर, शब्द, वाक्य आदि को देख कर के उनका अर्थ समझता है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, मतलब उनको पढ़ कर के अर्थ समझना ही क्या कहलाएगा? पढ़ना कहलाएगा, सही मायने में पढ़ना कहलाएगा। इसकी विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं, तो पढ़ना क्या है? अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। पढ़ने में आँख, मस्तिष्क, पूर्व अनुभव मिलकर के कार्य करते हैं कि कुछ बातें अपनी यूनिट वाइज़ वीडियोज़ में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ आप जिनको पहली बार देख रहे हैं ऐसे वर्ड, तो उन पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और जो बाकी आपके रिवीजन में आ रहे हैं तो उनको आप लाइटली बहुत अच्छे से ही समझ पा रहे हैं। ये सारी बातें पढ़ने की विशेषता में ध्यान रखनी है, पढ़ना समझने के साथ होना चाहिए, पढ़ने की विशेषता ये हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं पढ़ने के आयामों को लेकर के। तो पहला बिंदु है शब्द पहचान ज़रूरी है, विद्यार्थी अक्षरों और शब्दों को पहचानता है, तो ये भी ज़रूरी रहता है कि अगर आप अक्षरों को ही नहीं पहचानेंगे तो फिर सही मायने में पढ़ना ही नहीं हो पाएगा। अर्थ ग्रहण कर पाना, शब्दों को पढ़ कर के आपको उनका अर्थ ग्रहण करना भी आना चाहिए, शब्दों और वाक्यों का अर्थ भी आपको समझता आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और चिंतन, पढ़ी हुई सामग्री पर विचार आप कर सकें, तो ऐसा आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए। विश्लेषण की बात आती है तो तथ्य और विचारों का विश्लेषण भी कर पाएँ आप, मूल्यांकन भी कर पाएँ, सही और गलत का निर्णय भी कर पाएँ। तो ये सारी क्या है, पढ़ने के विभिन्न आयाम हैं जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने के चरणों के बारे में हम बात करते हैं। पहला चरण है ध्वनि पहचान, जैसे कि क, ख, ग आदि ध्वनि पहचानना सीखते हैं सबसे पहले तो। फिर शब्द पहचानना सीखते हैं अक्षरों को जोड़ कर के, जैसे कमल, घर, तो सरल सरल जो शब्द हैं इनको पहचानना सीखते हैं। तृतीय चरण में वाक्य पढ़ना, जैसे छोटे-छोटे वाक्य पढ़ना, अर्थ समझना शुरू कर देते हैं। फिर चतुर्थ चरण में अनुच्छेद पढ़ना आता है कि पाठ को पढ़ कर के भाव समझने लगते हैं। और पाँचवाँ जो चरण है इसमें स्वतंत्र पठन, बिना सहायता के पढ़ना, और पढ़ कर के निष्कर्ष भी हम निकाल पाते हैं। तो एक तो आप जब छोटी क्लासों में पढ़ रहे थे, और एक आप जब आज पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार पढ़ने पे ही उतना सफिशिएंट समझ जाते हैं, कवर कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो जाए। बाकी अपन छोटे थे तो अपने को 3, 4, 5 बार, 10 बार भी पढ़ना पड़ता था कई-कई टॉपिक्स को तो वो सारी चीज़ें हैं कि आपकी स्किल डेवलप हुई है, आपका पूर्व ज्ञान बढ़ा है, तो ऐसे में सारी बातें ध्यान रखेंगे। बात करते हैं पढ़कर समझने के प्रमुख घटकों के बारे में। पहला घटक है पूर्व ज्ञान, भी यहाँ पर मैटर करता है। विद्यार्थी के पहले से प्राप्त जो अनुभव हैं, ये ज़रूर से मैटर करते हैं कि वो जल्दी समझ पाने में मदद करते हैं। शब्द भंडार, जितने अधिक शब्द ज्ञात होंगे, समझ उतनी जल्दी बेहतर होगी, उतनी बेहतर होगी। ध्यान और एकाग्रता की बात करते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ने से एकाग्रता और समझ बढ़ती है। तार्किक सोच की बात करते हैं तो विद्यार्थी पढ़ी हुई बातों का विश्लेषण कर पाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि अपना पूर्व ज्ञान, अपना शब्द भंडार, ध्यान और एकाग्रता की शक्ति, तार्किक सोच आदि सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं पढ़कर समझने को। इसके बाद में हम बात करते हैं पढ़ना सीखने के प्रमुख सिद्धांतों को लेकर के। प्रमुख सिद्धांत कौन-कौन से हैं? पहला है सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले हम सरल सरल शब्द को पढ़ेंगे, फिर कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। तो सरल से कठिन की ओर अपन पढ़ते हुए बढ़ेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो विद्यार्थी जानते हैं, जो चीज़ें हमें पता है, वहीं से शुरुआत करके सबसे पहले तो जो ज्ञात है उनको अच्छे से कंटेस्ट करके समझ करके फिर आगे बढ़ेंगे अपन अज्ञात चीज़ों की ओर। रुचि आधारित शिक्षण की बात आती है कि अगर अपना काम रुचिकर है, देन तभी हम उसको सही मायने में और बहुत अच्छे से कर पाएँगे। और बात आती है सक्रिय सहभागिता की, तो बच्चों को पढ़ने में सक्रिय बनाना। तो अब कई बार हम सोफ़े पे पैर पसार के पड़े-पड़े फिर पढ़ते हैं, कई बार हम बेड पे लेटे-लेटे पढ़ते हैं। तो सक्रिय हमारी सहभागिता जब अच्छे से रहती है, तो हमारा पढ़ना भी सही मायने में सही होता है। जैसे कि आप लेटे-लेटे पढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले अगर आप टेबल पर बैठ कर के सही ढंग से पढ़ रहे हैं, तो सीखने की स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये सारी बातें आप ध्यान पे रखेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं पढ़कर समझने के विकास के उपायों को लेकर के। कहानी पढ़ना, रोचक कहानियाँ पढ़वाना, प्रश्न पूछना, चित्र आधारित पढ़ना, चित्र देख कर के अर्थ समझना, समूह पठन क्या होता है, समूह में पढ़ना और चर्चा करना, पुस्तकालय का उपयोग में विभिन्न पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करना, ये सारे क्या हैं, पढ़कर समझने के विकास के उपाय हैं। पढ़ कर के समझने का विकास हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को अपना करके। ये सारी बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विभिन्न प्रकार की पठन सामग्रियों के बारे में। एक तो देखिए, गद्य साहित्य में कहानियाँ पढ़ सकते हैं, निबंध पढ़ सकते हैं, जीवनी पढ़ सकते हैं, ये सारी सामग्रियाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में पद्य साहित्य की बात आती है तो कविता या गीत पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र की बात आती है तो सामान्य ज्ञान ये बढ़ाते हैं। बाल साहित्य की बात आती है, बच्चों के स्तर के अनुसार ये होने चाहिए। इसमें कौन-कौन सी बुक्स हैं, जैसे कि चंपक, चाचा चौधरी, बालहंस, अलग-अलग जो बाल साहित्य है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। संदर्भ पुस्तकों को लेकर के बात आती है, अतिरिक्त जानकारी ये देने वाली होती है। ये सारी बातें आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बच्चों में पढ़ने के कौशल विकास हेतु गतिविधियों को लेकर के। कहानी सुनाना पहली गतिविधि है कि भाषा और कल्पना शक्ति का विकास इससे होएगा। एक तो देखिए, कहानी शिक्षण अपने सही शब्दों के चयन से सुनाते हैं, ऑफ़िशियल औपचारिक तरीके से सुनाते हैं, तो वहाँ पर अपना जो भाषा विकास है वो होगा। कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, हम कल्पना करेंगे कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब क्या
होगा, राजा और रानी में लड़ाई हो गई है, रानी पहाड़ से कूदने के लिए चली गई है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो कल्पना शक्ति हमारी यहाँ पर प्रबल हो जाती है, तो कहानी में ये चीज़ें रहती हैं। चित्र वर्णन की बात आती है तो चित्र देख कर के बोलना और पढ़ना हमें आ जाता है। भूमिका अभिनय की बात आती है तो कहानी के पात्रों का अभिनय हम कर पाते हैं। पुस्तक चर्चा में पढ़ी हुई पुस्तक पर चर्चा कर पाते हैं। शब्द खेल में नए-नए शब्द सीखना, जैसे कि अंताक्षरी वगैरह सारी चीज़ें रहती है, तो वो शब्दों के खेल के अंतर्गत रहती है। ये सारी बातें आप एक्टिविटीज़ में, कौशल विकास की एक्टिविटीज़ में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं पढ़ने में आने वाली समस्याओं को लेकर के। पढ़ने में कौन-कौन सी समस्या आती है? एक तो देखिए अक्षर पहचानने में समस्या आ जाए, शब्द भंडार में कमी रहती है तो वो समस्या है, ध्यान की कमी आ जाती है, अभ्यास की कमी आ जाती है, एकाग्रता न होने से समझ में कम हो जाती है और नियमित पढ़ने का अभ्यास नहीं करने से अभ्यास की कमी आ जाती है। ये सारी बातें आप समस्याओं को लेकर के ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुस्तकालय को लेकर के, एक छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है। पुस्तकालय का महत्व क्या है? पुस्तकालय का महत्व क्या है? पहला है ज्ञान में वृद्धि ये करता है। पुस्तकालय विभिन्न विषयों की पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान बढ़ाता है अपना, पढ़ने की रुचि विकसित करता है, विद्यार्थियों में नियमित अध्ययन हेतु और पठन की आदत विकसित होती है, स्वाध्याय की भावना उत्पन्न करता है, स्वाध्याय की भावना उत्पन्न करता है, विद्यार्थी स्वयं पढ़ कर के सीखने का प्रयास करते हैं, भाषा कौशल का विकास करता है, पढ़ने से शब्द भंडार, लेखन, अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार होता है, विचार शक्ति का विकास करता है, विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन से चिंतन, तर्क, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, समय का सदुपयोग हम कर पाते हैं, खाली समय का रचनात्मक और उपयोगी कार्यों में हम प्रयोग कर पाते हैं, सीखने को हमें मिलता है, बुक्स पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व विकास में सहायक रहती है, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से नैतिक और सामाजिक और बौद्धिक विकास अपना होता है। ये सारे आप पुस्तकालय के महत्व के बारे में बातें ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आकलन और मूल्यांकन को लेकर के भी महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। इसमें देखिए पढ़ने का आकलन और मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे? एक तो मौखिक परीक्षण से हम कर सकते हैं, विद्यार्थी से पढ़वा करके हम कर सकते हैं, मौखिक आप बातचीत करके, और लिखित परीक्षण से कर सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर लिखवा करके, एक अवलोकन करके कर सकते हैं कि पढ़ते समय उसका व्यवहार देख करके आप कर सकते हैं, और गतिविधि आधारित उसका मूल्यांकन दे करके, उसको विभिन्न कार्य दे करके भी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे मूल्यांकन और आकलन को लेकर के। इसके बाद में हम बात करते हैं पठन कौशल के विकास को लेकर के। विद्यार्थी को आत्मविश्वास के साथ में निसंकोच पढ़ने का अवसर दिया जाए। इसके लिए अनुकरण वाचन, मौन पठन, कविता पाठ, कहानी पठन आदि का सहयोग लिया जाए। प्रसंग और अवसरानुकूल स्वर में ओजस्विता और माधुर्य का समावेश हो। शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण पर विशेष जोर दिया जाए और उचित गति, यति, विराम चिन्ह आदि को ध्यान में रख कर के पढ़ा जाए। अतिशीघ्र, अति उच्चतार स्वर, अति मंद स्वर में पढ़ना दोषपूर्ण है। ज़्यादा स्पीड से भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा धीरे-धीरे भी नहीं पढ़ना है। सिस्टमैटिक तरीके से ठीक ढंग से बैठ कर के पढ़ना है। संदर्भ पुस्तकों को पढ़ते रहने का अभ्यास करना है। कठिन शब्दों के अर्थ हेतु शब्दकोश का उपयोग करना आवश्यक है। ये सारी बातें हम पढ़ने के कौशल के विकास में काम में ले सकते हैं। जैसे कि हम संदर्भ पुस्तकें जो ऑफिशियल बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक ढंग से बैठ कर के पढ़ सकते हैं। उचित गति, यति, विराम चिन्हों को ध्यान से पढ़ कर के ध्यान में रखते हुए फिर पढ़ सकते हैं। शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के साथ में शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण पर जोर देकर के हम पढ़ सकते हैं। प्रसंग के अनुसार अवसरानुकूल स्वर में ओजस्विता और माधुर्य का समावेश हम कर सकते हैं और विद्यार्थी को आत्मविश्वास के साथ में निसंकोच पढ़ने के अवसर हमें देने चाहिए। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और अपना 4th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 5वां चैप्टर है लिखना सीखना, जो कि 12 नंबर का चैप्टर है। लिखना क्या होता है? सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि लिखना क्या है? लिखना भाषा की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति क्षमता है और जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, अपनी भावनाएँ, अपने अनुभव को लिखित रूप में व्यक्त करता है। मौखिक बातचीत तो उसमें मौखिक व्यक्त करते थे, बोल कर के व्यक्त करते थे, अब यहाँ पर लिख कर के व्यक्त करेंगे। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, बात आती है लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में अंतर क्या रहता है? यह महत्वपूर्ण रहता है। लिख कर के अभिव्यक्त की जाती है लिखित में तो, और मौखिक अभिव्यक्ति में अपने सारी बातों को, अपने सारे विचारों को हम बोल करके व्यक्त करते हैं और लिखित अभिव्यक्ति में प्रतिक्रिया बाद में मिलती है। हम जब लिखित सामग्री अपने पास में पहुंच गई है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में प्रतिक्रिया देंगे। पर जो मौखिक बातचीत आपके सामने हो रही हो, देन आप उसका तुरंत ही उसके लिए प्रतिक्रिया दे पाएंगे। और लिखित अभिव्यक्ति में अधिक जो निर्भरता है ये शब्दों पर रहती है, लिखित मैटर पर रहती है, इस बात को आप समझते हैं। और हाव भाव का सहारा मौखिक अभिव्यक्ति में रहता है कि हाव भाव कैसे दिए जा रहे हैं, हंस करके कोई बात बोली जा रही है या गुस्से में बात बोली जा रही है या हाथों के इशारे करे जा रहे हैं कि भाई देख लूंगा तेरे को, तो वो हाव भाव का फर्क पड़ जाता है। लिखित अभिव्यक्ति स्थायी होती है और मौखिक अभिव्यक्ति अस्थायी रहती है। ये सारी बातें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप समझते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे अंतर को लेकर के। इसके बाद में हम बात करते हैं लेखन के विकास के चरणों को लेकर के। सबसे पहले बात आती है लेखन पूर्व अवस्थाएं। लिखने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है? तो बच्चे चित्र, रेखाएं, आकृतियां बनाते हैं छोटी कक्षाओं में, लिखने में रुचि विकसित करते हैं और प्रारंभिक लेखन में अक्षरों की नकल करना सीखते हैं, अपना नाम लिखने का प्रयास करने लगते हैं। छोटी पहली दूसरी क्लास की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद में लिखने की दहलीज पर वो आते हैं, शब्द और छोटे वाक्य
करके लिखने लगते हैं, ध्वनि और अक्षर का संबंध समझने लगते हैं, प्रवाहयुक्त लेखन आता है, फिर उसके बाद में सही गति और क्रम से लिखने लगते हैं, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 चरण रहते हैं लिखने के। और आगे बढ़ते हुए हम दोस्तों बात करते हैं लिखने के पहलुओं को। आकृति, ध्वनि और अर्थ के संबंध के बीच में पहला बिंदु है कि अक्षर की आकृति पहचानना आएगा अपने को, ध्वनि को समझना आए पहले और शब्द का अर्थ समझना, अर्थ जानना आ जाए। ये पहला क्या रहेगा, आकृति, ध्वनि और अर्थ संबंध के लेकर के। और उसके बाद में दूसरा बिंदु है लेखन प्रारंभ करने की योग्यता का पहलू, जिसमें पेंसिल पकड़ना आ जाए, अक्षरों का निर्माण करना आ जाए, शब्द लिखना अपने को आ जाए, तो ये दूसरा पहलू है। इसके बाद में तीसरा पहलू है शब्द, वाक्य और विराम चिन्ह को ठीक से हमें व्यवस्थित करना, एडजस्ट करना आ जाए कि सही शब्दों का प्रयोग करना आ जाए अपने को, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना आ जाए अपने को, पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि का सही उपयोग करना आ जाए कि कहाँ पर वाक्य क्लोज करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है। तो लिखित अभिव्यक्ति की बात आ रही है तो सही ढंग से अपने को लिखना आ जाए। रचनात्मक लेखन की बात आते हैं तो निबंध, कहानी, कविता, संस्मरण आदि सब हमें ठीक से लिखना आ जाए। ये सारी बातें आप पहलुओं में ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि विद्यार्थी शिक्षकों की लिखित क्षमता का विकास हम कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षक की बात यहाँ पर हो रही है, तो किसी विषय पर स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास करके, नियमित लेखन कार्य देकर के, विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण देकर के, विभिन्न विषयों पर लेखन करवा करके, त्रुटियों का सुधार और मार्गदर्शन करके और रचनात्मकता को प्रोत्साहित देकर के हम लेखन में सुधार कर सकते हैं। तो ये गतिविधियां भी आप समझ रहे हैं, जानते हैं। अब इनमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात है नहीं, आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि लिखने का जो अभ्यास करेंगे तो लिखने के जो स्किल है अपने उसका डेवलपमेंट होगा। नियमित अगर अपन लिखते रहेंगे तो अपनी लिखावट में स्पष्टता आएगी, सुडौलता आएगी, विचारों को क्रमबद्ध हम प्रस्तुत कर पाएँगे, विभिन्न विषयों पर लेखन करवा करके और हम त्रुटियों का पता लगा पाते हैं, त्रुटियों में सुधार कर पाएँगे, बच्चों का मार्गदर्शन कर पाएँगे और रचनात्मक तरीके से हम उनको प्रोत्साहित भी कर पाएँगे। ये सारी बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों में लेखन कौशल को विकसित करने के उपाय कौन-कौन से हैं? अगर बच्चों में लेखन कौशल विकास करना है, विकसित करना है, तो कौन से उपाय आप ट्राई करेंगे? सबसे पहले तो रुचिकर गतिविधियाँ करवाएँगे जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, तो ऐसा पार्ट उनको पढ़ाएँगे। स्पष्ट लेखन का उनको अभ्यास करवाएँगे, तो जो सुलेख वाले सारे काम रहते हैं ना, तो वैसे उनको लिखवाएँगे। प्रतिदिन उनको लेखन कार्य देंगे, सुलेख का दे देंगे या गृह कार्य में लिखने का कुछ दे देंगे, तो प्रतिदिन उनको लेखन कार्य का काम देंगे। बच्चों को अनुभव लिखने के अवसर भी देंगे कि आपने क्या सीखा है, तो उसके बारे में फीडबैक लिखने को कहेंगे। कहानी, कविता और चित्र वर्णन उनसे लिखवाएँगे। अधूरी कहानी पूरी करवाने को लेकर के हम बातचीत कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, अपने शब्दों में विचार व्यक्त करवा सकते हैं। स्वतंत्र और सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा भी हम दे सकते हैं। तो ये सारे उपाय हम ट्राई कर सकते हैं बच्चों में लेखन कौशल को विकसित करने के लिए। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं लेखन कौशल के लाभ क्या-क्या हैं? लिखने से क्या करते हैं हम? विचार अपने स्पष्ट हो पाते हैं, भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत हो पाती है, रचनात्मकता अपनी बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है और संप्रेषण क्षमता में सुधार भी हो पाता है कि ठीक ढंग से हम सही व्यवस्थित तरीके से हम सिलेबस को यहाँ पर मेंशन कर पाते हैं। अब जैसे मैं डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे बात कर रहा होता वीडियो में, तो मैं आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट यहाँ पर स्क्रीन पर पूरे नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख करके खुद भी समझ पा रहे हैं और मैं भी जितना हो सक रहा है आपकी समझाने में कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे में आपकी एग्जाम तैयारी अच्छे से हो पा रही है, कुछ आप खुद से समझ पा रहे हैं, कुछ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो आपकी मदद हो जा रही है। ये सारी बातें आप लेखन कौशल के लाभ को लेकर के ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के उपायों को लेकर के। अगर अक्षरों को लिखने में अगर अशुद्धियाँ रहती हैं, तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। स्वयं संशोधन विधि को लेकर के विद्यार्थी स्वयं स्वयं अपनी अशुद्धियों को पहचाने और शुद्ध करने की दिशा में कार्य करे। इस हेतु शब्दकोश का उपयोग आप कर सकते हैं कि जो भी आपको अशुद्ध शब्द नज़र आते हैं, उनको आप शब्दकोश में ऑथेंटिक सोर्सेस में आप चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद में सुधार सकते हैं। दूसरा, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा, सुलेख के आप अभ्यास कर सकते हैं। चौथा है श्रुतिलेख, आप श्रुतिलेख के द्वारा कर सकते हैं कि लगातार लिखने का प्रैक्टिस करके और व्याकरण नियमों का ज्ञान आप करवा करके, शारीरिक दोषों का उपचार करवा करके। अगर लिखने में ही दिक्कत आ रही है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें अध्यापक द्वारा संशोधन करवाया जाए और अक्षर विन्यास का अभ्यास करवाया जाए और ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम लिखित अभिव्यक्ति को लेकर के आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि एक तो सुस्पष्टता होनी चाहिए लिखने में, शुद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए और सुसंबद्धता होनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लिखित अभिव्यक्ति कहेंगे। ये बात ज़रूर से ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्यों को लेकर के। पहला उद्देश्य है कि लिख कर के अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास हो पाता है कि लिख कर के आप
लिख कर के अपने विचारों, अपने भावों को हम एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हैं। रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, रचना रूपों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त हो पाती है, भाषा और साहित्य में रुचि हमारी बन पाती है। ये सारे बिंदु यहाँ पर अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद में छठा चैप्टर है दोस्तों, साहित्य के पहलुओं के बारे में हमें पढ़ना है। 8 नंबर के लिए ये चैप्टर रहने वाला है। सबसे पहले हम बाल साहित्य को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि अपना पूरा सिलेबस बालकों को केंद्रित करके है, बाल शिक्षा पर केंद्रित है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के केंद्रित है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि बाल साहित्य क्या होता है। गद्य और पद्य की जो गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, तो उनकी सरल और छोटे-छोटे वाक्यों में जो रचनाएँ हैं, जो बालकों के लिए उपयोगी हों, बाल साहित्य कहलाती हैं, जिनमें कोई भी व्यंग्य गुच्छ ना हो, कठिन शब्द ना हो, सरल तरीके से विश्लेषित करी गई हो, ताकि बच्चों के लिए बात यहाँ पर हो रही है, तो बच्चों के अनुसार ही सारे उसमें शब्द पिरोए गए हों, तो वो गद्य पद्य क्या कहलाते हैं? बाल साहित्य कहलाते हैं। उनमें रची गई रचनाएँ क्या कहलाती हैं? बाल साहित्य कहलाती हैं। बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता है, जिसमें लेखक क्या करता है, खुद बालक जैसा अनुभव करता हुआ वो रचनाएँ करता है। रोचक तरीके से रचनाएँ करता है, आकर्षक तरीके से रचनाएँ करता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंजन गुच्छ, लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचनाएँ आदि इसमें नहीं होते हैं। एकदम सरल, सुव्यवस्थित, एकदम आकर्षक वर्ड यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और बहुत सरल तरीके से उनका प्रदर्शन किया जाता है कि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, रिलेट कर सकें और अपने परिवेश से जोड़ करके उसका अर्थ भी समझ सकें। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी जो है बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, जातक कथा और अनोन्य संस्कृत कथा साहित्य की गौरवशाली धरोहर इसे मिली है। लोक कथाओं की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है, जिसमें राजा रानी, पशु पक्षी, परी, दानव, देवी देवता, महापुरुष, लोक जीवन से जुड़ी हुई कथाएं आदि इसमें शामिल रहती है। बाल साहित्यों में ये शामिल रहती है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है इसके प्रकारों को लेकर के। बाल साहित्य 2 प्रकार के हैं। एक तो जो पारंपरिक यानी कि पुराने ज़माने से चले हुए आ रहे हैं, तो परंपरा से वो आ जाएँगे। एक जिनमें आधुनिकतावादी जो नई टेक्नोलॉजीज़ उसमें मेंशन करी हुई हो, नई बातें, नए नए तौर तरीके उसमें मेंशन करे हुए हों, तो वो आधुनिकतावादी यहाँ पर आ जाएँगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पारंपरिक को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें भाव और शैली किसी भी दृष्टि से अपनी पूर्व परंपरा से भिन्न नहीं होती है। इसमें देश प्रेम, तितली, चिड़िया, हाथी, बादल, पानी, होली जैसे विषयों पर लिखी जाने वाली घिसी-पिटी शैलियाँ जो पुराने ज़माने से चलती हुई आ रही है, तो उन्हीं सब विषयों पर इसमें रचनाएँ होती हैं, इनमें बाल साहित्य होते हैं, तो उनको हम पारंपरिक बाल साहित्य कहेंगे। और अब बात करते हैं आधुनिकवादी बाल साहित्य को लेकर के, आधुनिक बाल साहित्य को लेकर के। इसमें देखिए, इसमें नवीन, मौलिक और आधुनिक दृष्टि चेतना समन्वित रहते हैं, यह मूल्यपरक है। इसमें आधुनिक जीवन का सफल समाहार है, नए विषयों को नए शिल्प में प्रस्तुत करने के साथ-साथ बच्चों का मन मोहने में भी पीछे नहीं है। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक, जीवनी संस्मरण आदि इसके अंतर्गत आते हैं, तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बाल साहित्य की विशेषताएँ क्या-क्या हैं। तो पहली विशेषता है, बाल साहित्य बच्चों को संवेदनशील बनाता है। बाल साहित्य में मनोरंजन, कौतूहल का होना आवश्यक है। साथ ही साथ इसमें बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के गुण भी होने चाहिए और बाल साहित्य बच्चों की भाषा में ही लिखा जाना चाहिए, ताकि बच्चे उसको अच्छे से रिलेट कर सकें, समझ सकें और ऐसी भाषा जो उनके मन को अभिव्यक्त करे, वो उनको आकर्षित करे, रुचिकर लगे उनको, ऐसी बातें ध्यान रखनी है। और चौथा बिंदु है कि बाल साहित्य के विषय वस्तु जो है वो उसमें जीव-जंतु, पशु-पक्षी, राजा-रानी, परी और दूत आदि की कहानियाँ होनी चाहिए, ताकि बच्चों का लिए कौतूहल बना रहे और पात्र भी उनकी उम्र के अनुसार ही हों, तो बालक उनके साथ में जल्दी तारतम्य बिठा लेंगे। जैसे कार्टून्स का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तो मोटू पतलू, शिवा, डोरेमोन, छोटा भीम आदि सारे कार्टूनों में क्या रहता है कि यहाँ पर बालकों के उम्र के जैसे ही उनके यहाँ पर पात्र रहते हैं, तो वो उसके साथ में तारतम्य बिठा पाते हैं, खुद से उसको रिलेट कर पाते हैं और कहानियाँ उनके ऐसी रोचक हैं कि वो कौतूहल बच्चों के मन में बना रहता है। अब आपको एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि बाल पत्रिकाएँ कौन-कौन सी हैं? प्रमुख बाल पत्रिकाओं के बारे में बताइए, तो आपको 5-6 ये नाम ध्यान रखने हैं। एक तो देखिए चंपक, दूसरी है बाल हंस, तीसरी है चंदा मामा और चौथी है बाल भारती और पाँचवीं है चाचा चौधरी। तो ये आपको 5 बाल पत्रिकाओं के नाम ध्यान में रखने हैं ज़रूर से। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं भाषा के विकास में बाल साहित्य की भूमिका को लेकर के बात करते हैं। छोटे बालक अपने परिवेश में निरंतर भाषा सीखते हैं और विद्यालय में वह अच्छी तरह से भाषा सीखता है। वह अपने विचारों, भावों को अपनी मातृभाषा में व्यक्त भी करते हैं। छोटे बच्चे बालक अपने परिवेश में निरंतर भाषा सीखते रहते हैं, अपने परिवार से, माता-पिता से और
विद्यालय में वह अच्छी तरह से भाषा सीख लेते हैं, व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं और फिर अपने विचारों और भावों को मातृभाषा में व्यक्त भी कर पाते हैं, तो अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो पाता है। बाल साहित्य पढ़ते समय बच्चे से कुछ इस प्रकार की शक्तियों का सहज विकास हो जाता है बच्चे में कि वो संप्रेषण के स्तर पर आकलन करने लगता है। बाल साहित्य से बच्चे में आकलन की शक्ति का विकास होने लगता है और उसमें बोलने की कला का विकास होता है और बाल साहित्य से बच्चों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। नॉलेज उनका काफ़ी बढ़ गया है अलग-अलग चीज़ों के संपर्क से, सोशल मीडिया के यूज़ से, तो इनसे नॉलेज उनका बढ़ा है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। बाल साहित्य के विषयों को लेकर के प्रश्न आ जाए तो इसमें ध्यान रखना है कि बाल गीत, अभिनय प्रधान कविताएँ, ध्वनि प्रधान गीत, बाल कहानियाँ, कथन-पठन के अंतर्गत और चित्र पठन, चित्रमय कहानियाँ, पहेलियाँ बुझाना, चित्रकला, वार्तालाप, बाल एकांकी, संवाद पाठ आदि बाल साहित्यों के विषय रहते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है बाल साहित्य के विषय के रूप में। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाषा के विकास से संबंधित खेल गतिविधियाँ कौन-कौन सी हैं। तो एक तो देखिए तुक मिला कर के नए शब्द बोलना जैसे कि आइए, जाइए, लीजिए, दीजिए, तो ये क्या है? तुक मिला कर के हम बात कर रहे हैं नए शब्द। और शब्द सुन कर के दोहराना जैसे कि शिक्षक द्वारा बोले जाने पर बच्चे का दोहराना, तो जो क्लास में हमें छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता था कि एक लाइन शिक्षक बोलते थे, फिर अपन दोहराते थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर शुद्ध उच्चारण को लेकर के आ जाती हैं। तो शाब्दिक पहेलियाँ तीसरा बिंदु है, शाब्दिक पहेलियाँ जैसे चीनी की तरह सफ़ेद है, परंतु स्वाद मीठा नहीं है। जो ये पहेली है इसका अर्थ क्या है? बर्फ़ है, ये सफ़ेद है परंतु मीठी नहीं है। तो ये क्या है? शाब्दिक पहेलियाँ ऐसी बना कर के भी आप भाषा का विकास कर सकते हैं, कहानी पूरी करवा कर के भी कर सकते हैं, कहानियों के माध्यम से भी। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं भाषा की प्रमुख मुख्य विधाओं को लेकर के। पहला बिंदु है यहाँ पर कहानी को लेकर के हम बात करते हैं। तो कहानी क्या है? गद्य रचना है, त्वरित रसोदेक करने वाला आख्यान है, एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है। कहानी जब तक एक बार में ही पूरी नहीं हो जाती है, तो हमारी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो जाती है। भाई कि आगे क्या होगा? राजा और रानी में लड़ाई हो गई है और रानी पहाड़ से नीचे कूदने गई है, अब क्या होगा? भाई राजा उसको बचा लेगा या फिर वो कूद जाएगी, क्या होगा? तो ऐसी कोई कहानियाँ आप इंटरेस्टिंग जोड़ सकते हैं भाई, मज़ाक कर रहा हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा जोड़ पाएँगे। बात करते हैं प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है इसके बारे में कहानियों के बारे में क्या कहा है? देखिए प्रेमचंद जी ने कहानियों के बारे में क्या कहा है कि कहानी गद्य रचना का एक सुंदर गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने सम्मोहनत रूप से प्रदर्शित होता है। ये बात ध्यान रखना है कि एक ही पौधे का माधुर्य अपने सम्मोहनत रूप में कि कहानी एक पेड़ की तरह है, एक सुंदर गमले की तरह है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने सम्मोहनत रूप से प्रदर्शित होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कहानी के महत्व को लेकर के। कहानी का क्या महत्व है? देखिए पहला बिंदु है कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है, सबसे अच्छा साधन है, मनोरंजन हो पाता है कहानी से। दूसरा बिंदु है कहानी शिक्षण द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। और इससे क्या होता है ज्ञान की वृद्धि भी होती है, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता का विकास भी होता है अपने में और बालकों की रुचि भी इसमें जागृत होती है। ये सारे क्या है कहानी के महत्व आपको ध्यान रखना है। कहानी प्रकारों को लेकर के अगर प्रश्न आ जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कहानी घटना प्रधान, ऐतिहासिक, वातावरण प्रधान, सामाजिक, चरित्र प्रधान और मनोवैज्ञानिक ये कुछ कहानियों के प्रकार हैं जिसमें किसी घटना विशेष के बारे में, वातावरण विशेष के बारे में, किसी के चरित्र विशेष के बारे में, ऐतिहासिक कोई कहानी हो गई है या फिर समाज को लेकर के कोई कहानी या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक कोई कहानी, तो इस प्रकार से आप कहानी के प्रकारों को भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कविता को लेकर के। बाल कल्पनाओं के विकास में शुद्ध गति पूर्वक प्रभावी ढंग से उच्चारण में कविता की सर्वाधिक भूमिका रही है। छोटे-छोटे बालक तुकबंदियाँ करते-करते भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस बारे में कहा है कि कविता रसात्मक रीति से सजी हुई भाषा है जिसमें कि भावों की अभिव्यंजना होती है, तुकबंदियाँ होती है, ये सारी बातें आप कविता में ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बारे में क्या कहा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष स्मृति के साथ में मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह निर्वाह होता है। कविता क्या है? देखिए हृदय की सीधी सीधी सच्ची अभिव्यक्ति है और विचारों की अपेक्षा इसमें भावों की प्रधानता रहती है। यह जीवन की आलोचना है, जीवन के सुंदर चित्रण में भी कविता का आकर्षण रहता है। ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं निबंध को लेकर के। निबंध क्या है? एक गद्य शैली है, निबंध गद्य शैली है, नियम पूर्वक छंद रहित और भाषा निबंध रचना निबंध है। बाबू गुलाब राय के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि निबंध उस रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन किया गया है स्वच्छंदता से और सौष्ठव और संबद्धता के साथ में वर्णन किया गया है। निबंध में किसी गंभीर विषय पर क्रमबद्ध अनुच्छेदानुसार विवेचन भी किया गया है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके महत्व को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि निबंध का क्या महत्व है। पहला बिंदु देखिए, गद्य के माध्यम से दूसरों के विचारों को सही रूप से शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है। कम समय में अधिकाधिक ज्ञान दिया जा सकता है।
दूसरा बिंदु, गद्य शिक्षण के द्वारा बालकों की कल्पना को जागृत करने और उसमें सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, गद्य में रचनात्मक कार्य करना पद्य आदि भावों में प्रधान रचनाओं की अपेक्षा सरल है और यह ज्ञान वृद्धि का एक सरल और सुग्राह्य साधन है। ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं निबंध रचना के भेदों को लेकर के, जिसमें वर्णनात्मक, जिसमें ज़्यादा वर्णन किया गया हो, विवरण दिया गया हो, विचार दिए गए हों, भाव दिए हो, 4 भेद इसके ध्यान रखने हैं। ये बात होगी निबंध को लेकर के। इसके बाद में हम बात करते हैं एकांकी को लेकर के। एकांकी क्या है? यह दृश्य काव्य है, इसमें रसानुभूति देख कर के अधिक प्रभावी होती है। इसमें रंगमंच पात्र अभिनय करते हैं। एकांकी में एक स्थान की और 1-2 दिन की घटना को 2-3 पात्रों द्वारा अभिनय करवाया जाता है। तो एकांकी में 1 या 2 दिन की घटना को 2-3 पात्रों के द्वारा अभिनय करवाया जाता है। कुछ एकांकी जैसे महत्वपूर्ण मधुलिका, मालवजी आदि एग्ज़ाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ एकांकीकारों का नाम आ जाए तो फिर सेठ गोविंदास, उपेंद्रनाथ, अष्ट या उदय शंकर भट्ट आदि के नाम ध्यान रख सकते हैं। ये बात एकांकी को लेकर के ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत को लेकर के। यह भी क्या है? एक गद्य शैली है। इसमें लेखक किसी एक यात्रा के अनुभवों को संकलित करता है, यात्रा पूर्व तैयारी करता है, यात्रा में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनकी सुविधा, त्रुटियाँ, समस्या समाधान, नवीन अनुभव आदि का रोचक वर्णन इसमें रहता है। यात्रा वृत्तांत आप थोड़ा-सा मोटो व्लॉग की तरह कर सकते हैं कि यात्रा की तैयारी की जा रही है, यात्रा में आ रही कठिनाइयों को बताया जा रहा है, उसमें जो सुविधाएँ मिल रही हैं अलग-अलग जगह पर उनके बारे में बताया जा रहा है, त्रुटियों के बारे में बताया जा रहा है, जो समस्याएँ आ रही हैं उनका समाधान कैसे किया गया, नए क्या अनुभव मिले हैं उनके, तो उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसमें यात्रा वर्णन में पाठक जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ते समय यात्री साथ-साथ कल्पना करता हुआ स्वयं अनुभव करने लग जाता है। किसी का मोटो व्लॉग हम देखते हैं, तो हम भी ऐसा ही अनुभव करते हैं कि हम भी मनाली ही घूम रहे हैं भाई। तो यात्रा वृत्तांत को लेकर के कुछ बातें ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं संस्मरण को लेकर के। यह भी जीवनी की तरह ही गद्य शैली है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव खंडों को रोचक विधि से व्यक्त करता है और महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध संस्मरण लेखिका और प्रसिद्ध संस्मरण इनका दीसा, ये नाम ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा जी का एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखिका थी और इनका प्रसिद्ध संस्मरण दीसा था। अब बात करते हैं पत्र को लेकर के। यह भी गद्य शैली है भाई, पत्र भी गद्य शैली है और लेखन अपने परिचित को पत्र के रूप में अपने अनुभव लिखता है। लेखक अपने परिचित को पत्र के रूप में अपने अनुभव लिखता है। नेहरू जी ने भारत की झलक पुत्री को पत्र के रूप में रचना की गई है। ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं व्यंग्य को लेकर के। यह भी गद्य शैली में है। व्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखी जाती है। इसमें किसी अन्य को संबोधित करते हुए, किसी अन्य पर घटित करते हुए लेखक इस प्रकार से कटु सत्य का वर्णन करता है जिसमें लक्षित व्यक्ति समझ जाता है। तो व्यंग्य जिसमें कटाक्ष करे जाते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे, नींव की ईंट आदि एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सारी बातें हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं आत्मकथा और संस्मरण में अंतर को लेकर के भी एक छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आत्मकथा और संस्मरण में अंतर बताइए। संस्मरण में अंतर बताइए। आत्मकथा को लेकर के बात करते हैं और संस्मरण को लेकर के बात करते हैं। आत्मकथा में जीवन की छोटी से छोटी बात को भी प्रस्तुत करते हैं, जबकि संस्मरण में लेखक सिर्फ उन घटनाओं और व्यक्तियों का संक्षिप्त वर्णन करता है, कुछ मेन-मेन बातें ही लिखता है। और आत्मकथा में स्वयं तक ही सीमित रह कर के स्वयं के बारे में ही जानकारियाँ मेंशन करी जाती है, स्वयं तक ही सीमित रहने का प्रयास किया जाता है, जबकि संस्मरण में दूसरों के बारे में अधिक लिखा जाता है। आत्मकथा में व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ होकर के विश्व पर दृष्टि डालता है कि उसके अनुसार विश्व कैसा है तो उस बारे में बात होगी, पर यहाँ पर संस्मरण में आत्मनिष्ठ होकर के किसी घटना या प्रभाव में चिंतन प्रवृत्त होता है। और चौथा बिंदु है, इसमें लेखक आंतरिक जीवन और चरित्र पर अधिक बल देता है और संस्मरण में बाह्य घटनाओं पर बल दिया जाता है। पांचवा बिंदु है कि इसमें जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है और पांचवा बिंदु यहाँ पर संस्मरण में देखिए, जबकि संस्मरण में ऐसा नहीं होता है। छठा बिंदु है कि आत्मकथा में परिवेश का बल अधिक रहता है और इसमें संस्मरण में परिवेश का बल कम रहता है। और आत्मकथा में आत्म-विश्लेषण और प्रेरणा देना मुख्य उद्देश्य है, जबकि संस्मरण में विषय वस्तु, पात्र, घटनाएँ और स्वरूप को उभारना इनका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे संस्मरण और आत्मकथा को लेकर के। इसके बाद में छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक और रहते हैं। देखिए, एक तो रहता है शब्दावली। विशिष्ट शब्दावली क्या होती है? विशिष्ट शब्दावली का मतलब है कि बालक 5-6 वर्ष की आयु के बाद में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगता है। विशिष्ट शब्दावली में रंगों के नाम, संख्याएँ, जानवर, फल-फूलों के नाम, समय, धन से संबंधित, शिष्टाचार से संबंधित शब्दों का प्रयोग होने लगता है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आएगी विशिष्ट शब्दों में। इसके बाद में हम बात करते हैं कथानक क्या है? कथानक क्या है? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है। कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी सभी घटनाओं और पात्रों का जिसमें उल्लेख रहता है, कथानक कहलाता है, जो कि कहानी का केंद्र बिंदु रहता है, जो मेन कहानी होती है। इसके बाद में बात करते हैं काव्य को लेकर के। काव्य क्या है?
तो वाक्य रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, अर्थात रस की अनुभूति कराने वाला ही क्या है, काव्य है। एक छोटा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, समाचार क्या है। हमारे आसपास घटित घटनाओं का जिज्ञासापूर्ण वर्णन करना ही समाचार कहलाता है। समाचार में 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। 6 ककार कौन-कौन से हैं? एक तो देखिए, कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे का उत्तर अपने को मिलता है। कौन था, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें उसमें मेंशन रहती है। समाचार के तत्वों को लेकर के अगर प्रश्न आ जाता है तो नवीनता रहती है इनमें, विशेषता रहती है, व्यापकता रहती है, प्रामाणिकता भी रहती है, रुचिपूर्णता रहती है, प्रभावशीलता रहती है और स्पष्ट अभिव्यक्ति भी इसमें होनी चाहिए। ये सारी बातें समाचार के तत्वों में आपको ध्यान में रखनी है। अब एक प्रश्न देखिए जो आया हुआ एग्जाम में कि समाचार पत्र के लिए समाचार लेखन किस प्रकार से किया जाता है, मतलब कि एक समाचार पत्र को, एक जो खबर रहती है उसको कैसे सेट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहता है अपना यहाँ पर समाचार को लेकर के। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं जिसमें 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। 6 ककार कौन-कौन से, तो उनको हमने पढ़ लिया है। किसी घटना, सूचना, समस्या अथवा विचार को, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात को सबसे ऊपर, सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। फिर दूसरे पैराग्राफ में कम महत्व की बात का उल्लेख किया जाता है और अंत में सामान्य जानकारी दी जाती है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय और मूलभूत शैली है। इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है और यह समाचार लिखने की सबसे सरल उपयोगी विधि है। जैसे कि सबसे पहले तो हम मुखड़ा लिखेंगे जिसमें मेन हेडिंग रहेगी, मेन अपना क्लाइमेक्स रहेगा और फिर उसके बाद में बॉडी लिखेंगे, मेन सारी बातें इसमें मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद में कम महत्व की बातें लास्ट में इधर मेंशन कर देंगे। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि मुखड़ा क्या होता है, इसमें किन बातों को मेंशन करते हैं। तो मुखड़ा जो है समाचार का पहला पैराग्राफ है जो मुखड़ा कहते हैं। कभी-कभी पहले पैराग्राफ मुखड़ा के लिए होते हैं और मुखड़े के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है कि खबर कितनी महत्वपूर्ण है, तो वो इसके हेडिंग से, मुखड़े से ही डिसाइड होगी। एक आदर्श मुखड़े में 35 से 50 शब्दों का सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिए और मुखड़े में 4 ककार क्या, कौन, कहाँ, कब का जवाब दिया जाता है। मुखड़े में 4 ककारों का मेंशन रहता है, ये बात ध्यान रखना है। और बॉडी को लेकर के बात करते हैं तो इंट्रो के बाद में, समापन से पूर्व, इंट्रो के बाद में और समापन से पूर्व समाचार की बॉडी आती है। इसमें मुखड़े में उल्लेखित तथ्यों का विवरण, उनके व्याख्या और विश्लेषण आदि पर जोर दिया जाता है। इसमें महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में सूचनाएं और ब्यौरा होता है उनका। और बॉडी का समाचार क्यों और कैसे 2 ककारों के आधार पर रहता है। बॉडी में 2 ककारों को मेंशन करते हैं, क्यों और कैसे, और जो कुछ बची हुई सामग्री है, जो कुछ बची हुई जानकारी है, वो समापन में हम डाल देते हैं। समाचार लेखन में निष्कर्ष, समापन का जो शीर्षक नहीं होता है, किंतु जब समाचार समाप्त होता है तो उसे समापन मान लिया जाता है। समाचार का समापन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि समाचार के प्रमुख तथ्य इंट्रो तथा बॉडी में शामिल हो गए हैं तथा मुखड़े और बॉडी और समापन बिंदु में तारतम्यता है। समापन बिंदु पर समाचार पूर्ण, पठनीय और प्रभावशाली भी होना चाहिए। ये सारी बातें आप इस छठे चैप्टर में ध्यान में रखेंगे। और अंतिम अपना 7वां चैप्टर है, भाषा की संरचना को लेकर के हम बात करने वाले हैं। 8 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आता है वाक्य को लेकर के। निश्चित क्रम में संयोजित सार्थक शब्द समूह है। इनको संपूर्ण भाव विचार जो प्रकट कर रहे हों वो शब्द समूह है, क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं, जो कि सार्थक हों और अर्थ प्रकट कर रहे हों। वाक्य के भेद रचना के आधार पर हमें ध्यान में रखने हैं 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? एक कर्ता तथा एक ही क्रिया वाले वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, राधा पानी पिलाती है। ये सरल वाक्य की बात हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं संयुक्त वाक्य को लेकर के। तो जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। पर, किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, एवं, अतः आदि सारे वाक्य आ जाएंगे इसमें। उदाहरण के लिए, राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा। महेश ऊपर से प्रश्न था परंतु उसका हृदय रो रहा था। ये सारी बातें आ जाती है यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य को लेकर के। मिश्रित वाक्य में किसी वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य हो और प्रधान उपवाक्य पर अन्य आश्रित उपवाक्य हों। जैसे कि मैं गाड़ी चलाता हूँ जिससे पहले मेरा मित्र चलाया करता था। सुरेश कहने लगा कि वह कल तीर्थ यात्रा पर जाएगा। तुम्हारी कार कहाँ है जो तुमने कल खरीदी थी। तो ऐसे आश्रित जो उपवाक्य रहते हैं प्रधान उपवाक्य के साथ में, उसे हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। और हम बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो विधानात्मक, निषेधात्मक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक और संदेहवाचक। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्रश्न निबंधात्मक आता है तो फिर आपको डिटेल से ही लिखना पड़ेगा, इस बात को समझना है। पहला है विधानात्मक। जिस वाक्य में किसी बात का होना या फिर करना पाया जाता है तो वह विधानात्मक वाक्य कहलाता है, जिसमें काम का होना पाया जाता है। सुषमा पढ़ती है तो पढ़ना पाया जा रहा है। लता अपना कार्य करती है तो कार्य करना पाया जा रहा है। तो ये क्या है? विधानात्मक वाक्य है।
इसके बाद में बात करते हैं निषेधात्मक को लेकर के। जिस वाक्य में किसी बात का काम के न होने का पता चले, निषेधात्मक का मतलब है काम के न होने का पता चले, तो वो निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि मटके में पानी नहीं है, तो ये काम के नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, मटके में पानी नहीं भरा भाई, तो कहाँ से आएगा? तो निषेधात्मक वाक्य हो गया। इच्छापरक तीसरा वाक्य क्या है? इच्छापरक, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि को प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ पर इच्छा वाक्य कहाएगा। इच्छा वाक्य उसको कहेंगे। उदाहरण के लिए तुम सदा प्रसन्न रहो, भगवान सबको सुखी रखे, तो ये सारी बातें आएँगी यहाँ पे। और इसके बाद में चौथे नंबर पर है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए, जिस वाक्य में प्रश्न हो, उदाहरण के लिए तुम कहाँ रहते हो, ये बात आ जाएगी। आज्ञावाचक में जिस वाक्य में आदेश, अनुरोध का बोध हो रहा हो, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ, कृपया अपना चैनल सब्सक्राइब करो, तो ये क्या है? आज्ञावाचक यहाँ पर आ रही है कि जिसमें अनुरोध किया जा रहा हो या आदेश दिया जा रहा हो, तो वो सारी बातें यहाँ पर आज्ञावाचक में आएगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी परीक्षाओं में मदद हो रही हो। तो यहाँ पर अनुरोध की बात आ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं संकेतवाचक को लेकर के। जिस वाक्य में संकेत या फिर शर्त मेंशन करी हुई हो, उदाहरण के लिए यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, वर्षा हुई तो गर्मी कम हो जाएगी, ये सारी बातें संकेत दिए जा रहे हैं, हिंट दिया जा रहा है। उसके बाद में बात करते हैं संदेह किया जा रहा हो, तो जिस वाक्य में किसी काम के होने में संदेह प्रकट कर रहे हो कि वह गिर गया होगा या नहीं गया होगा, रास्ते में तो नहीं अटक गया कहीं, शायद आज वर्षा हो जाए, गर्मी भयंकर हो रही है, उमस हो रही है, तो शायद आज वर्षा हो जाए, तो ये संदेह किया जा रहा है वर्षा के लिए। और अलग-अलग सारे जो भी संदेह रहते हैं वो संदेहवाचक में आएँगे। विस्मय सूचक की बात आती है तो हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट किया जाता है इसमें। विस्मय सूचक ये कहलाता है। उदाहरण के लिए अरे यह क्या हो रहा है? ओह! मेरा भाई आ गया। तो ये क्या हैं? विस्मय सूचक हैं जिसमें आश्चर्य, शोक या फिर हर्ष, खुशी की बात सारी इसमें आएँगी। ये सारे बात आपको वाक्य से संबंधित ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ध्वनियों के वर्गीकरण को लेकर के। ध्वनियाँ क्या है? ध्वनियों का उच्चारण प्रवाश वायु के मुख में से बाहर निकलते समय होता है। वायु के बाहर निकलते समय उसके अवरोध, निरअवरोध के आधार पर हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। एक तो स्वर और एक व्यंजन, इनके बारे में हम समझते ही हैं। स्वर ध्वनियाँ क्या होती है? स्वर ध्वनियाँ क्या होती है कि जिनके उच्चारण के समय पर मुख विहर में वायु का किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो और स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से हो जाता है। ये कुछ की पॉइंट आप इसके लिए ध्यान में रखेंगे। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद को लेकर के बात करते हैं तो मूल और ह्रस्व स्वर में ए, ई, ऊ, री आएँगे। मूल और ह्रस्व स्वर को लेकर के दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ आएगा बड़ा वाला दीर्घ स्वर में, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आएँगे जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं। और इस प्रकार से स्वर ए, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री यानी कि कुल 11 स्वर हैं। इसमें से री का उच्चारण हिंदी में प्राय लुप्त हो गया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में इसका उच्चारण किया जाता है, तो ये 10 ही हैं, यहाँ पर 11 आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये स्वरों को लेकर के बात आ गई है। बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कौन-कौन से भेद हैं स्वर। कंठ्य ध्वनि में ए, आ, तालव्य ध्वनि में ई, ई, ओष्ठ्य ध्वनि में ऊ, ऊ, मूर्धन्य में री, कंठ तालु ध्वनि में ए, ऐ। कंठ और होठों को लेकर के बात आती है तो ओ, औ यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर भेद हो गया है। जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद तो पश्च स्वर में आ, ऊ, ओ, औ, मध्य स्वर में ए, अग्र स्वर में ई, ए, ऐ। और जिह्वा के ऊपर उठने के आधार पर बात करते हैं। जिह्वा के ऊपर उठने के आधार पर स्वरों के भेद, जिसमें विवर्त में जीभ बहुत कम ऊपर उठती है, मुख मार्ग पूरा खुला हुआ रहता है जैसे कि आ। और अर्धविवर्त में जिह्वा का भाग विवर्त की स्थिति में कुछ अधिक उठा हुआ होता है, ए, औ और ए यहाँ पर आएगा। अर्धसंवर्त में जिह्वा का भाग अर्धविवर्त की तुलना में अधिक परंतु संवर्त से कम उठा हुआ होता है, ए, ओ। संवर्त में जीभ उतनी अधिक ऊपर रहती है कि मुंह से श्वास निकलने में अवरोध तो नहीं होता है, परंतु उसके निकलने के मार्ग की चौड़ाई कम हो जाती है। ई, ऊ यहाँ पर आएंगे। तो ये कुछ आपको प्रकार ध्यान रखने हैं उच्चारण के स्थान पर, जिह्वा के स्थान पर, ये सारी बातें। और अब हम बात करते हैं व्यंजन ध्वनियों को लेकर के। जिन ध्वनि के उच्चारण के समय मुंह में वायु का अवरोध होता है, फिर वायु झटके से बाहर निकलती है, वह व्यंजन ध्वनि कहलाती है। व्यंजन ध्वनि स्वरों की सहायता से उत्पन्न होती है, तो व्यंजन में स्वर भी समाहित होते हैं। उच्चारण के स्थान पर व्यंजन के भेद, जिसमें कंठ से क, ख, ग, घ, ण 5 आ जाएंगे। तालव्य में च, छ, ज, झ, ण। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत्य में त, थ, द, ध, न। होठ से दोनों होठ मिलते हैं तब प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ ध्वनि में मुख विहिर से वायु का अवरोध तो नहीं होता है, परंतु कंठ इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि वायु संकरे मार्ग से निकलती है। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, जैसे ये 4 हैं, य, र, ल, व। ये 4 इसमें अंतस्थ ध्वनि में आएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ऊष्म ध्वनि को लेकर के। वायु घर्षण करती हुई निकलती है, जैसे श, 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 है। और इस प्रकार से व्यंजन 33 होते हैं, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म।
ये बातें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को लेकर के। अघोष उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, गूंज नहीं होती है। ये वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण क, ख और च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, श, श कुल 13 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अघोष में 13 वर्ण हैं। घोष में कुल 20 वर्ण हैं, जिसमें उच्चारण में गूंज हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो और शेष व्यंजन जैसे कि 3, 4, 5 वर्ग वाला, जैसे क और ख तो इसमें आ गया है, ग, घ, अण इसमें आएगा, च, छ तो यहाँ पर आ गया है अघोष में, और उसके बाद में ज, झ, अण इसमें आएगा। तो इस तरह से पांचों वर्गों के आ जाएंगे और अंतस्थ में यहाँ पर है भी आने वाला है। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अल्प प्राण को लेकर के हम बात करते हैं। तो उच्चारण में प्रश्वास की मात्रा का कम उपयोग होता है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन 3 गुणा 5 15 यहाँ पर आ जाने वाले हैं तथा यह रेर लय कुल 19 वर्ण यहाँ पर आ जाने वाले हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, जैसे क और ग और अण यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आएंगे सारे वर्णों के, पांचों वर्णों के 3-3 और यह रेर लय 4 ही आने वाले हैं, तो 19 हो जाएंगे। महाप्राण की बात करते हैं तो उच्चारण में अधिक परसमास का उपयोग होता है। वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन 2 गुणा 5 10 यहाँ पर हो जाने वाले हैं। वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन यहाँ पर आएगा, उसमें श है आएगा और कुल यहाँ पर 14 वर्ण हो जाने वाले हैं। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं लिंग को लेकर के, जेंडर को लेकर के बात आती है। तो शब्द के जिस रूप में स्त्री और जिस रूप से शब्द के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का भेद होता है, बोध होता है, लिंग कहलाता है। छात्र विद्यालय जाता है तो यहाँ पर पुल्लिंग का बोध हो रहा है, छात्रा विद्यालय जाती है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। पुल्लिंग रमेश, गोपाल, नायक, नेता आदि आएंगे। स्त्रीलिंग में मनीषा, राधा, नायिका, नेत्री आदि आ जाने वाले हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो सूत से सुता, शिक्षक से शिक्षिका, मोर से मोरनी, दास से दासी, कवि से कवियत्री, विद्वान से विदुषी, ग्वाला से ग्वालिन। तो ये हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में ट्रांसफर, लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। भाई मजाक की बात है, लिंग परिवर्तन नहीं मतलब आजकल तो करवाते हैं लोग, पर यहाँ पर अपने टॉपिक है भाई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं वचन को लेकर के। वचन में ध्यान रखना है कि देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का लिखता है एक वचन, लड़के लिखते हैं बहुवचन। वचन के भेद में एक वचन और बहुवचन आपको ध्यान रखना है। हिंदी में दो वचन होते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। राजा साहब आए हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, आदर का मेंशन कर रहे हैं, आदर मेंशन कर रहे हैं बड़ों के लिए। प्राण दर्शन लोग, आंसू, दाम आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे कि सभा में बहुत लोग थे, सभा में बहुत लोग थे तो वहां पर भी बहुवचन होगा। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि सोना सस्ता हो गया, दूध महंगा हो गया, तो यहाँ पर सदैव एक वचन के लिए ही काम में लेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक तथा हरेक का सदैव एक वचन में उपयोग होगा। प्रत्येक को अपना अपना काम करना चाहिए। हर एक का नारा है भारतवर्ष हमारा है। और भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उसे बुढ़ापा आ गया है, बोलचाल तो तू एक वचन के स्थान पर तुम बहुवचन का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे तुम गंदे आदमी हो, तो ये बहुवचन के रूप में कर लेते हैं बोलचाल में भी। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान में रखनी है। इसके बाद में विशेषण को लेकर के हम बात करते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताएं तो विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य में ध्यान रखना है कि जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहेंगे। जैसे कि आम मीठा है, तो इस वाक्य में मीठा क्या है, विशेषण है, और आम क्या है, विशेष्य है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेष्य, और जो विशेषता बताई है वो विशेषण कहलाएगा। ये सारी बातें हैं। विशेषण के भेद 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द में संज्ञा और सर्वनाम का गुण, दशा, स्वभाव आदि प्रकट होते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या प्रकट होती है उसे संख्यावाचक कहते हैं। संख्यावाचक दो भेद हैं इसके, एक तो निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। इसके बाद में हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण को लेकर के, जिसमें देखिए जो शब्द किसी वस्तु की नाप, मात्रा अथवा तोल बताते हैं परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भेद निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम भी यहाँ पर आएंगे। उसके बाद में संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द किसी शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताते हैं, संकेतवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। यह आम है, उस जंगल में मोर है, तो ये क्या है, संकेत दिए जा रहे हैं। इसके बाद में व्यक्तिवाचक विशेषण की बात आती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए विशेष शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कानपुर से कानपुरी, अमेरिका से अमेरिकी, तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक विशेषण ये कहलाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर को लेकर के। संख्यावाचक विशेषण से गिनती का बोध होता है, जबकि परिमाण से मात्रा का बोध होता है। जैसे 5 किलो आम लाओ, ये क्या है, संख्यावाचक है।
थोड़ा दूध लाओ तो ये परिमाणवाचक में आएगा। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं को लेकर के। 3 अवस्थाएँ हैं विशेषण की, एक है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है कि यह विशेषण का प्रथम और मूल रूप है। प्रथम अथवा मूल रूप है, इसके द्वारा सामान्य विशेषता का बोध होता है, जैसे कि महेंद्र अच्छा खिलाड़ी है। उत्तरावस्था की बात करते हैं तो यह विशेषण की दूसरी अवस्था है। इससे 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे कि महेंद्र सुरेंद्र से अच्छा लड़का है। उत्तमावस्था की बात करते हैं तो यह विशेषण की तीसरी अवस्था है। इसके द्वारा किसी एक संज्ञा अथवा सर्वनाम की अन्य 2 से अधिक संज्ञा अथवा सर्वनाम की तुलना की जाती है। जैसे महेंद्र सबसे अच्छा लड़का है, तो तुलना कर रहे हैं यहाँ पर भाई। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था के बारे में ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिया को लेकर के भी यहाँ पर रहता है। क्रिया क्या होती है? वाक्य का मुख्य अंग है क्रिया। इसके बिना वाक्य अधूरा ही रहता है। हिंदी भाषा में क्रिया पद वाक्य के अंत में आता है, अंग्रेजी में बीच में आता है। वाक्य के प्रभावी बनाने के लिए, क्रिया पर बल देने के लिए क्रिया वाक्य में प्रारंभ बीच में भी आ सकती है, मध्य में भी आ सकती है, ज़्यादा इंप्रेशन देने के लिए। क्रम के आधार पर 3 भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर हैं प्रेरणार्थक, संयुक्त, नामबोधक, सहायक, पूर्वकालिक और क्रियार्थक। तो ये 6 भेद यहाँ पर होंगे। संरचना के आधार पर 3 भेद हैं, क्रम के आधार पर। ये कुछ भेदों का नाम ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भाषा में विराम चिन्हों के प्रयोगों को लेकर के। पूर्ण विराम चिन्ह, आज मैं अवकाश पर हूँ, तो ये वाला पूर्ण विराम चिन्ह आ गया भाई। अर्धविराम चिन्ह, सोना बहुमूल्य है, तो यहाँ पर अर्धविराम आप देख रहे हैं, पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है। अल्प विराम चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर रश्मि और सूची और करिश्मा और सपना, तो यहाँ पर 2-3 लोगों को हम एक साथ मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे, नीचे एक डंडा यहाँ पर लगाएंगे कोमा जैसा। प्रश्नवाचक चिन्ह, आप शायद अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर रहते हैं चिन्ह। विस्मयादि बोधक में छी छी यह क्या किया, अरे लोकेंद्र यहाँ आना, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक में आ गया भाई। निर्देशक चिन्ह की बात आएगी। राजेंद्र जी की 2 लड़कियां हैं, रश्मि और सूची। निर्देश यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बीच में डंडा ही आ गया। योजक चिन्ह की बात आती है तो माता पिता, रणभूमि, गांव गांव, तो ये योजक चिन्ह है, 2 वर्ड को यूज कर रहा है, जोड़ने वाला। कोष्टक चिन्ह में हेमंत अपने कार्य में अत्यंत प्रवीण है, कुशल है, तो बीच में कोष्टक लगा करके बता रहे हैं भाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और संक्षेप सूचक में दिनांक, जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं ना, डॉक्टर का डो लिख देते हैं इस प्रकार से, तो ये संक्षेप सूचक चिन्ह रहेगा। इसके बाद में एक छोटा बिंदु रहता है, एक शब्द की सहायता से अनेक शब्द की रचना करना। एक शब्द की सहायता से अनेक शब्द की रचना करना, जिसमें देश में स्वदेश, विदेश, देशांतर, देशी, देशज, प्रदेश, आदेश, देशभक्त, देशद्रोही, देशाभियान आदि सारे आएंगे यहाँ पर। और दूसरा है भय, भयभीत, भयानक, भयावह, भयंकर, अभय आदि। रंग में रंगीन, रंगीला, रंगोली, रंगबाजी, रंगरेज इत्यादि। समय में असमय, सामयिक, समयाभाव, समयबद्ध, कुसमय आदि यहाँ पर आ जाएंगे। एक शब्द की सहायता से अनेक शब्दों की रचना करना, ये कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण को लेकर के। अल्पप्राण क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे कि क, ग, ई, च, ज, ण, ट, ण, ण, त, द, न वर्णों के प्रथम और तृतीय और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल आएंगे यहाँ पर। और महाप्राण की बात करते हैं तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं, जैसे ख, ग, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, फ, भ वर्ग। दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ पर आएगा है और भ, में, ल के महाप्राण रूप क्रमशः मैं और ल यहाँ पर आएंगे। इसके लिए पृथक से वर्ण चिन्ह नहीं है। श, श, श है, महाप्राण व्यंजन है, और इन वर्णों के अंत में हकार ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होती है। ये कुछ बातें आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में रूढ़ क्या होता है? जिन वाक्यों के सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो और अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, घर, जल, किताब और मुंह, इनके और कोई खंड नहीं होंगे। यौगिक, यौगिक शब्द वे हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश, प्रत्यय या फिर उपसर्ग होता है। एक अन्य रूढ़ शब्द अवश्य होता है, अर्थात 2 अंशों के जोड़ने से ये बने होते हैं। एक अवश्यमेव रूढ़ होता है, जैसे कि नमकीन, नमक रूढ़ है और इन प्रत्यय है, तो नमकीन बन गया। गुड़साल, घोड़ा रूढ़ है और साल या फिर शाला रूढ़ है, तो गुड़साल बन गया। इस प्रकार से ध्यान रखना है। और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विकारी शब्द को लेकर के। विकारी शब्द क्या होते हैं कि लिंग वचन क्रिया के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो सके, विकारी शब्द हैं, जैसे कि लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। विकारी 4 शब्द हैं, 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द।
अविकारी शब्द वे शब्द जो सदैव समान रूप से रहते हैं तथा लिंग, वचन, क्रिया आदि के कारण इनमें रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊपर, नीचे, प्राय, सदैव। अविकारी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा की जाने वाली कोई 2 प्रकार की वाक्य संबंधित अशुद्धियों के उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। पहली बात है आवर्ती को लेकर के, जैसे कि कृपया 2 रुपए देने की कृपा करें। तो कृपया यहाँ पर अशुद्धि आ गई है। यहाँ सज्जन लोग रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सज्जन रहते हैं। लिंग वचन संबंधित अशुद्धियाँ, तो सीता दही को पसंद करते हैं, तो सीता दही को पसंद करती है, करते हैं नहीं आएगा तो ये अशुद्धि हो गई। पिताजी आ गया नहीं होगा, पिताजी आ गए। सम्मान सूचक वर्ड्स का यूज करेंगे हम पिताजी के लिए, बड़े हैं तो। और उपयुक्त शब्द का प्रयोग न करना, जैसे कि दुकान बंद करके गया, दुकान बंद के स्थान पर दुकान बढ़ा करके गया, ऐसा लिखना होगा। विराम चिन्ह की अशुद्धियाँ, जैसे मोहन, सोहन और सीता आ गए तो यहाँ पर कोमा भी लगेगा भाई। और उसने कहा कि मैं गाँव जाऊँगा, तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं गाँव जाऊँगा, तो यहाँ कोमा भी आएगा। तो इस प्रकार से अशुद्धियों को आप ध्यान में रखेंगे। अशुद्धियों को लेकर के भी प्रश्न आपके आ जाता है। तो ये सारी बातें थी आपके हिंदी वाले पेपर के लिए। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को अच्छे प्रकार से समझ लिया है, सारे टॉपिक्स को समझ लिया है अच्छे प्रकार से। हिंदी वाले पेपर को आप बहुत अच्छे से कवर करें, 1-2 बार क्लास को और रिवाइज कर लें जैसे आपको टाइम मिले, क्योंकि हिंदी वाला पेपर लगभग सिमिलर रहेगा इंग्लिश के। तो इंग्लिश वाले पेपर की अगले पेपर, जो आपका छठा पेपर इंग्लिश वाला पेपर है, उसकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा आपके हिंदी वाला पेपर। तो इसको अच्छे से समझ लेना है, टाइम रहता है तो एक बार आप और क्लास को रिवाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से चीज़ें। लैंग्वेज स्किल्स को, जो मूल्यांकन आकलन वाली सारी बातें हैं, तो उनको आप अच्छे से कवर करते हुए चलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और हाइप जरूर करें। इसको भी ट्रेंडिंग में लाना है भाई। अपने चारों वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब इंडिया टॉप 100 में ट्रेंड कर रहे हैं, और ये 5वां पेपर है तो इसे भी आप ट्रेंडिंग में लाएं। सभी लोग हाइप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।